हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। करंट अफेयर्स का एग्जामिनेशन में क्या महत्व है ये तो खैर बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैगज़ीन को कवर करने मात्र से हमारा जो एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम के अंदर में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं जो कंटेंट है वो अधूरे पड़ जाते हैं। तो हमें जो मैगज़ीन यूज़ कर रहे हैं हम लोग, इस मैगज़ीन के साथ साथ कुछ यहाँ पर इनरिचमेंट भी करना होगा और साथ ही साथ में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पॉसिबल और हो सकते हैं उनको भी हमें प्रैक्टिस करनी होगी। तो इस सीरीज़ में जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है यूपीएससी 2026 को टारगेट करते हुए, यहाँ पर हम ना सिर्फ मैगज़ीन के जो यहाँ पर आर्टिकल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, बल्कि इससे रिलेटेड जो और इनरिचमेंट हो सकती है उस इनरिचमेंट को भी करेंगे और साथ ही साथ में इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हो सकते हैं उन एमसीक्यूज़ की भी प्रैक्टिस करेंगे। एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने के लिए आप जो टेलीग्राम चैनल दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर के आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ चैट बॉक्स में भी जो टेलीग्राम की लिंक है वो पिन की गई है, आप यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम से जो भी पॉसिबल एमसीक्यूज़ हो सकते हैं या फिर जो इनरिचमेंट के लिए मटेरियल हो सकते हैं वो सारी चीज़ें अपलोड कर दी जाएंगी, वहाँ से आकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सितंबर मंथ की जो नेशनल न्यूज़ है, इस नेशनल न्यूज़ के बारे में। जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। मैगजीन में कई सारी चीज़ें लिखी गई हैं जो हमारे लिए उतनी रेलेवेंट नहीं है, तो जितने पार्ट हमारे लिए रेलेवेंट है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ में एक ओपिनियन बिल्डअप करने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के साथ साथ जो भी इसमें कंसेप्ट इन्वॉल्व होंगे उसको हम लोग समझेंगे, और अगर कहीं पर कोई न्यूमोनिक्स की ज़रूरत होगी तो उस न्यूमोनिक्स के बारे में भी हम लोग लगे हाथ याद कर लेंगे। अब इसमें पहला टॉपिक अगर देखें तो दिया गया है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को लेकर के। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को लेकर के अभी एक एनजीओ है जिसका नाम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, इसने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की है। ये रिपोर्ट पब्लिश किया है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को लेकर के, और यहाँ पर बताया गया है कि हमारे यहाँ पर 47% ऐसे मिनिस्टर्स हैं जिनके ऊपर में क्रिमिनल केसेस हैं, और कुछ तो ऐसे भी हैं जिनके ऊपर में हीनियस क्रिमिनल केसेस भी लगे हुए हैं। यह हमारे लिए डेटा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 47% आपको ये ध्यान रखना है, लेकिन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड जो केसेस आ रखे हैं और साथ ही साथ में इसके पीछे का कारण क्या है। पहले समझते हैं कि आखिर में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के पीछे का कारण क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। देखिए, अगर किसी भी हम क्रिमिनल को अगर देखें तो क्रिमिनल यूं ही नहीं बना होता है, वो किसी न किसी कारण को लेकर के बना होता है। अगर आपने अभी रिसेंट में जो मूवी आई थी रेड 2, अगर आपने मूवी देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा जो यहाँ पर कैरेक्टर बिल्डअप किया गया था, जो पॉलिटिकल लीडर के तौर पे बनाया गया था, उसमें कहीं ना कहीं उनकी हिस्ट्री के बारे में पहले दिखाया गया है कि हिस्ट्री क्या रही है, और उस हिस्ट्री की वजह से इनके अपने सपोर्टर थे, और सपोर्टर को खुश करने के लिए, सपोर्टर को अपना और ज़्यादा फेवर करने के लिए कहीं ना कहीं ये अलग तरीके से, ब्लैक मनी के तरीके से या फिर अलग अलग तरीके से लुभाने की कोशिश की जाती है जो भी यहाँ पर लीडर होता है, और इस बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्रिमिनल केस तो हो ही जाता है। तो एक तो ये हो गया कि जो पॉजिटिव वे में क्रिमिनल केसेस होते हैं, यहाँ पर आप किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं और इस वजह से क्रिमिनल केसेस होते हैं, हालांकि उसको भी कभी प्रमोट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये केस होती है, कैटेगरी होती है। और एक दूसरी कैटेगरी भी होती है जो बाहुबली टाइप की होती है, जहां पर निगेटिव पर्सनालिटी निगेटिव है और फिर अल्टीमेटली वो पॉलिटिकल एक तरीके से अम्ब्रेला में आ करके अपने आप को इम्यून करने की, अपने आप को बचाने की कोशिश कर लेता है, और ये निगेटिव साइड में चला जाता है, जो कि इसको भी प्रमोट कभी नहीं करना चाहिए। दोनों ही तरीके हैं, दोनों ही तरीके से अल्टीमेटली क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हमें देखने को मिल जाती है। इस क्रिमिनलाइजेशन ऑफ जो पॉलिटिक्स है, इसको वोहरा कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में हाईलाइट किया था कि हमें पॉलिटिशियन, क्रिमिनल्स, ब्यूरोक्रेट्स के साथ में एक नेक्सस देखने को मिल जाता है। हालांकि आज के डेट में जो क्रिमिनल्स हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग रूप में बैठे हुए हैं, कुछ हैं जो किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हो चुके हैं, और कुछ हैं जो थोड़े रिलीजियस लीडर्स के नाम पर भी बैठे हुए हैं। तो ये वोहरा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में हाईलाइट किया था कि क्या हमें नेक्सस देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 15% ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके ऊपर में क्रिमिनल चार्जेस हैं और उनके जीतने की संभावना रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अभी हाल में अगर आप लोगों ने प्रशांत किशोर का इंटरव्यू अगर देखा होगा, तो जो बिहार पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव इस समय हो चुके हैं, तो उनसे एक सवाल पूछा गया था कि अगर मान लो कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का कोई आपसे लीडर आता है और आपसे अगर टिकट मांगता है तो क्या आप टिकट देंगे।
तो उन्होंने सीधे बोला कि देखो ये बहुत ही ल्यूक्रेशन होता है, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए कहीं ना कहीं सपोर्टर की ज़रूरत पड़ती है, और अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का बंदा आ रहा है जिसके पास में सपोर्टर है, तो कहीं ना कहीं मन में एक लालच आता है कि उस बंदे को टिकट दे दिया जाए, और जिससे कि सपोर्टर आ जाएंगे तो फिर पार्टी को एक सीट और मिल जाएगी। लेकिन फिर लास्ट में कहीं ना कहीं उनके भी मन में ये बात थी कि अगर इस तरीके से हम कॉम्प्रोमाइज़ करते रहेंगे अपने सिद्धांतों के साथ में, अपने प्रिंसिपल्स के साथ में, तो फिर जो जीतने की केवल एक खुशी है वही मात्र रह जाएगी, लेकिन जो एक मेन ऑब्जेक्टिव था वो मेन ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो यही चीज़ उन्होंने भी बताया कि कहीं ना कहीं जो जीतने की टेंडेंसी होती है, जीतने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, वो क्रिमिनल के साथ में रिलेटिवली ज़्यादा हो जाती है। अब वो चाहे सपोर्टर के कारण से हो या फिर जो इलीगल मेथड्स होते हैं उन इलीगल मेथड्स के थ्रू हो। इसके अलावा अगर देखें तो इलेक्शन में बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है, चाहे वो कैंपेनिंग के दौरान में हो या फिर जो मसल पावर या फिर मनी पावर के थ्रू गलत तरीके से जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा, राज्यसभा, मतलब लोकसभा और जो एमएलए का इलेक्शन होता है, विधानसभा का इलेक्शन होता है, इसमें अपनी एक लिमिट बता दी गई है कि किस लिमिट तक आप पैसे खर्च कर सकते हैं। आप लोगों के लिए एक सवाल यही है कि आपको ये बताना है कि लोकसभा के लिए कितनी वो लिमिट दी गई है, और जो विधानसभा है, विधानसभा के लिए क्या लिमिट दी गई है। एक तीसरा क्वेश्चन और भी है, क्या ग्राम सभा यानी जो पंचायती राज इलेक्शंस वगैरह होते हैं, क्या उसमें भी ऐसी कोई लिमिट है, और अगर है तो कितनी है। ये 3 सवाल है जो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। थोड़ा सर्च करके, खोज करके आप बताइएगा, इससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी, और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके सवाल के जवाब भी बताएंगे। तीसरा जो हमें यहाँ पर केस देखने को मिलता है वो है जुडिशरी सिस्टम काफ़ी स्लो चल रही है। अब जुडिशरी जो स्लो चल रही है उसके पीछे कई कारण होते हैं, एडजर्नमेंट का हो जाना, या फिर जो नेक्स्ट डेट का लग जाना, या फिर एब्सेंटिज्म का होना, या फिर जो केसेस की पेंडेंसी हो रखी है इनके वजह से। 55% राइज इन द एमपीज विद क्रिमिनल रिकॉर्ड हो रखी है, ये एडीआर की 2024 की रिपोर्ट में ये चीज़ बताई गई है। तो ये जितने भी केस ट्रायल में डिलेज होते हैं उन डिले, और क्योंकि डिले कराना ही एकमात्र ऑप्शन होता है, अभी हम लोग केसेस के थ्रू देखेंगे कि डिले कराना ही एकमात्र ऑप्शन क्यों है, क्योंकि अगर इसका जजमेंट निकल करके आ गया तो फिर शायद जो पॉलिटिक्स करियर है किसी लीडर का वो खत्म भी हो सकता है। इसके अलावा हमें एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स देखने को मिल जाती है, जैसे कास्ट का फैक्टर या फिर रिलीजन का फैक्टर, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है अगर हम लोग देखते हैं किसी भी इलेक्शन को लेकर के। अगर हम इम्पैक्ट के बारे में देखें तो देखो इम्पैक्ट तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि देखो लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी हमें देखने को मिल जाती है। कहीं ना कहीं लोगों का जो इस डेमोक्रेसी में, इस लोकतंत्र में अपना जो फेथ एक बना करके रखा गया वो धीरे धीरे इरोड हो जाता है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो कुछ स्टेट्स तो ऐसे हो रखे हैं जो लोगों के मन में पहले से बन चुका है कि इस स्टेट का मतलब यह है कि कास्ट और रिलीजन यानी धर्म के नाम पर ही केवल और केवल वोट पड़ते हैं, कोई भी यहाँ पर एजेंडा, कोई भी यहाँ पर जो मैनिफेस्टो है, इन सब का कोई भी महत्व यहाँ पर नहीं रह गया है। इसके अलावा अगर मान लो कोई लॉ ब्रेकर ही लॉ मेकर बन जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं क्रिमिनलाइजेशन जो होगी वो अपने फेवर में लोग करने लगेंगे, यानी कि जो नियम कायदा कानून वगैरह बनाना है वो सब अपने फेवर में बनाया जाएगा। इनफैक्ट अभी हम लोग देखेंगे भी कि कई बार ऐसे लॉ बनाए गए हैं जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के जो लोग हैं उनको बचाने के लिए अल्टीमेटली यहाँ पर लॉ बनाए गए थे। इसके अलावा अनफेयर इलेक्टोरल प्रोसेस भी हो जाती है, जहाँ पर जो इलेक्टोरल कंपटीशन किया जाना चाहिए एक फेयर तरीके से, क्रिमिनल कैंडिडेट के होने की वजह से यहाँ पर इलीगल मेजर्स ले लिए जाते हैं, बूथ कैप्चरिंग हो जाती है, और कहीं ना कहीं जो काउंटिंग वगैरह भी होती है उसमें भी तमाम धांधली देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हमें करप्शन भी देखने को मिल जाता है। ये भी एक बड़ा मैटर है जो कि इस इलेक्शन को, या यूं कहा जाए कि जो क्रिमिनलाइजेशन और पॉलिटिक्स है, इसको भी इम्पैक्ट करता है। ये तो हुआ हमें एक बेसिक प्रीफेस कि आखिर में क्रिमिनलाइजेशन का कारण क्या है या फिर इसका इम्पैक्ट क्या है। अब हम लोग ये समझते हैं कि आखिर में कॉन्स्टिट्यूशनल और जो लीगल प्रोविजन है इस चीज़ को रोकने के लिए वो आखिर है क्या चीज़। अब इस चीज़ को समझने के लिए हमारे पास में 3 केसेस हैं जो हमें बड़े इंपॉर्टेंट है। एक बार 2002 का केस है जो सेम इसी एडीआर का ही केस है। इसके अलावा लिली थॉमस का केस है 2013 का, और 2018 का केस है जो पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन को लेकर के है। इन तीनों केसेस में ही इलेक्शन को लेकर के अलग अलग तरीके से, या फिर यूं कहा जाए क्रिमिनलाइजेशन का जो केस है, इस क्रिमिनलाइजेशन के केसेस को अलग अलग तरीके से यहाँ पर देखा गया था और उस पर जजमेंट दिया गया है। ये जो जजमेंट दिया गया है, इस जजमेंट के हिसाब से अगर देखें तो आज की डेट में क्या चल रहा है,
तो आज की डेट में हमें देखने को मिलता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का है। इसमें सेक्शन नंबर 8 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आप ध्यान रखिएगा। सेक्शन नंबर 8 में ये व्यवस्था की गई है कि अगर 2 या 2 साल से ज़्यादा, ध्यान रखना है 2 या 2 साल से ज़्यादा, अगर किसी भी एमपी या कोई भी मतलब रिप्रेजेंटेटिव है, अगर वो रिप्रेजेंटेटिव चाहे वो हमारे इलेक्शन मतलब लोकसभा का हो या फिर जो है आपका राज्यसभा का हो या फिर जो विधानसभा है, अगर इसमें कोई भी 2 या 2 साल से ज़्यादा की अगर किसी को सजा हो जाती है या फिर हीनियस क्राइम के प्रति अगर हो जाती है, तो फिर अल्टीमेटली उनकी जो सदस्यता होती है, उनकी जो मेंबरशिप होती है, वो फिर रद्द कर दी जाती है, डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया जाता है। ये जो डिस्क्वालिफिकेशन किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, स्पीकर के द्वारा किया जाता है। स्पीकर तुरंत के तुरंत इनको जो भी जिस भी हाउस के हैं उसके जो चेयरमैन या स्पीकर होते हैं वो वहां से इस मेंबर को हटा देते हैं, मतलब कि एक तरीके से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। सेक्शन नंबर 11 में भी ये व्यवस्था की गई है कि इलेक्शन कमीशन को पावर दी गई है कि आप डिस्क्वालिफिकेशन का जो पीरियड है उसको रिमूव कर सकते हैं या फिर रिड्यूस कर सकते हैं। ध्यान रखना है, सितंबर 2019 में इस पावर का यूज किया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रेम सिंह तमांग है इनके डिस्क्वालिफिकेशन को रिड्यूस करने के लिए। हालांकि आज की डेट में इतना कुछ खास तो इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है, लेकिन अगर हम सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स पेपर को ध्यान में रखें तो हमारे लिए केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। केसेस पर क्वेश्चन हमेशा बनते रहता है। अभी हाल फिलहाल में अगर देखें तो अभी हाल फिलहाल में 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जहां पर आर्टिकल नंबर 75 और आर्टिकल नंबर 164 दोनों को अमेंड करने के बारे में बात की गई है कि अगर किसी भी मिनिस्टर के खिलाफ में या किसी भी रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ में अगर 30 दिन की कंजिक्यूटिव अरेस्ट या डिटेंशन हो जाती है तो फिर उसे 5 साल के लिए यहां पर पनिश किया जाएगा या फिर इम्प्रिजनमेंट किया जाएगा और फिर उनका जो मेंबरशिप है वो सब रद्द कर दिया जाएगा। तो ये 30 दिन का जो पीरियड है, कहीं ना कहीं ये 30 डेज का जो पीरियड है, इस 30 डेज के पीरियड पर हालांकि अभी काफ़ी डिबेट एंड डिस्कशन है कि क्या ये 30 दिन का रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। क्या ये जो गवर्नमेंट इन पावर है, क्या अपोजिशन को रोकने के लिए, अपोजिशन को ख़त्म करने के लिए एक तरीका अपना रखी है या फिर क्या तरीका है। ये जो 130th अमेंडमेंट एक्ट है, आप इसके जो बेसिक आइडियाज़ हैं उनके बारे में ध्यान रखिएगा। बाकी इसकी जो डिटेल्स होंगी वो हम लोग जो लास्ट मंथ की करंट अफेयर्स की मैगजीन है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ही। फिलहाल हम लोग जरा बात करते हैं जो हमारे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है जो इसके रिलेटेड 3 केसेज हैं। इन 3 केसेज में पहला केस हमारे पास आता है यूनियन ऑफ इंडिया एंड एडीआर का केस। ये जो एडीआर का केस है ये हमारा 2002 का केस है। इस केस में अगर बात करें तो इस केस में एक पीआईएल फाइल की गई थी और पीआईएल दिल्ली हाईकोर्ट में फाइल की गई थी। ये कहा गया था कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें हमें और ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है? ट्रांसपेरेंसी का मतलब है अगर कोई भी कैंडिडेट अगर मान लो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है तो इलेक्शन कंटेस्ट करने के दौरान में उसे अपने जो क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, जो अपने असेट्स हैं, जो लायबिलिटीज़ हैं या उनकी जो इलेक्शन जो भी मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एफिडेविट के फॉर्मेट में देनी होंगी इलेक्शन कमीशन को। तो इससे इलेक्शन कमीशन के पास में जब आएगा तो इससे कहीं ना कहीं उस कैंडिडेट के बारे में जितनी भी जानकारियां हैं वो सारी जानकारियां अल्टीमेटली निकल करके आ जाएंगी, चाहे वो क्रिमिनल बैकग्राउंड को लेकर के हो या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के हो या फिर उनकी वेल्थ को लेकर के, उनकी कितनी संपत्ति है उसको लेकर के हो। सेम इसी केस को फिर गवर्नमेंट के द्वारा चैलेंज कर दिया गया था यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा, और चैलेंज करने के बाद में ये सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट में अल्टीमेटली यहाँ पर एक लैंडमार्क जजमेंट दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जो वर्डिक्ट दिया गया था उसी को अपील्ड किया, मतलब उसी को यहाँ पर कंटिन्यू कर दिया था और ये कहा कि जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पर हमें इलेक्शन में देखने को मिलते हैं इन सभी को अपना क्रिमिनल बैकग्राउंड देना होगा कि कितने केसेस पेंडिंग हैं, कितने केस में वो कन्विक्ट हुए हैं, कितने साल की सजा हुई है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके अलावा उन्हें अपने जो वेल्थ है उस वेल्थ की भी जानकारी देनी होगी, खुद का, स्पाउस का या फिर आप पे जितने लोग डिपेंडेंट हैं उन लोगों का। इसके अलावा आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आपको देनी पड़ेंगी। अब ये सारी चीज़ें जो दी गई हैं ये कोर्ट ने अल्टीमेटली यहाँ पर बोला है कि आपको देनी पड़ेंगी, लेकिन फिर अल्टीमेटली होगा क्या? हमेशा सरकार के पास में, हमेशा लेजिस्लेटर के हाथ में ये यहाँ पर पॉइंट होता है कि आप इसकी जो गरिमा है, मतलब यहाँ पर जो ग्रेविटी दी गई है कि आपको देना है, ये मैंडेटरी से
इसको ये ऑप्शनल भी बना सकते हैं। कई बार ऐसा हुआ भी है, अभी हम लोग आगे देखेंगे भी, सरकार ने यहाँ पर चीज़ों को ऑप्शनल बना दिया कि अब ज़रूरत नहीं है, आप देना चाहे तो दे सकते हैं, बाद में आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन बाद में हम लोगों ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का जो ऑप्शनल बनाने वाला कानून था, इस चीज़ को नल एंड वॉइड क्रिएट कर दिया और कहा ये कि अब ये मैंडेटरी है कि आपको जो अपना ये क्रिमिनल बैकग्राउंड या फिर जो वेल्थ कंसंट्रेशन है या फिर जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, देनी पड़ेंगी। कोर्ट ने ये भी कहा कि ये हमारे जितने भी आम आदमी हैं जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, इनका ये राइट टू नो का अधिकार है। यानी ध्यान रखिएगा, ये राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं है, ये है राइट टू नो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट टू इंफॉर्मेशन ये नहीं लिखा है, ये फंडामेंटल राइट के आर्टिकल नंबर 19 सब क्लॉज ए के अंतर्गत इसको माना गया और ये कहा गया कि देखो, इलेक्शन के फ्री और फेयर होने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि राइट टू नो लोगों के पास में हो अबाउट द कैंडिडेट, और उस कैंडिडेट की चाहे वो क्रिमिनल बैकग्राउंड हो या फिर उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो या फिर उनके संपत्ति के जानने का अधिकार हो गया। ये सभी चीज़ें हमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से ही हम लोगों ने इसको कैरी फॉरवर्ड किया है या फिर वहीं से डिराइव किया है। अगर हम लोग देखें कि फाइनली इलेक्शन कमीशन ने क्या यहाँ पर एक्शन लिया या फिर गवर्नमेंट ने क्या एक्ट किया है इसके प्रति, तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का एक ऑर्डर हमें देखने को मिल जाता है जून 2002 का। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म नंबर 26 एक नया फॉर्म निकाला और उसमें यह कहा कि हर एक कैंडिडेट को अब एफिडेविट जमा करना पड़ेगा जिसमें जितनी भी जानकारियां बोली गई थी कोर्ट के द्वारा, जैसे एजुकेशन, संपत्ति का अधिकार या फिर जो अल्टीमेटली क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कट आपको देनी पड़ेंगी। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में भी यहाँ पर चेंज किया गया और चेंज करने के दौरान में यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस निकाल करके वही सेम चीज़ कहा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को डाइल्यूट करने के बारे में कहा कि आपको मैंडेटरी जो डिस्क्लोजर है उसको रिमूव कर दिया गया और फिर अल्टीमेटली यहाँ पर ऑप्शनल बनाया गया, करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। लेकिन इसी चीज़ को 2002 के बाद 2003 में चैलेंज कर दिया गया था इन द केस ऑफ पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी एंड यूनियन ऑफ इंडिया, और यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, ये सब चीज़ें जो आपने ऑप्शनल बना करके रखी हुई है ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये आपको करना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी हो गया है और ये लीगली इन्फोर्सेबल भी बन गया। फाइनली अल्टीमेटली अगर केस के बारे में देखें कि क्या हमें फाइनल वर्डिक्ट देखने को मिलती है 2002-2003 के बाद से, तो फॉर्म नंबर 26 है जिसके अंदर अल्टीमेटली जो भी कैंडिडेट होते हैं उनको अपना पूरा बैकग्राउंड, पूरा जो है चिट्ठा देना पड़ जाता है कि आप कहाँ से पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, कितना पढ़े हैं, या इसके अलावा जितनी भी आपके पास में इंफॉर्मेशन है रिलेटेड विद द जो आपकी वेल्थ है या फिर आपका जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ती हैं। अगर आज की डेट में इसके रेलेवेंस के बारे में बात करें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, तो देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए जो भी कैंडिडेट हैं उनके एफिडेविट जो होते हैं बिफोर नॉमिनेशन हमें देखने को मिल जाए। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि देखो यहाँ पर अगर किसी भी तरीके का नॉमिनेशन या फिर इन्फॉर्मेशन दी जाती है और अगर वो इन्फॉर्मेशन गलत होती है तो उस पर कोई केस अभी फिलहाल, मतलब एक फ्रॉडुलेंट केस तो यहाँ पर जारी कर दिया जाता है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा उस पर स्ट्रिक्ट कानून अभी फिलहाल नहीं बना हुआ है, इसको लेकर के कोई कानून नहीं बनाया गया है। अगर आप देखेंगे तो कई सारे ऐसे नेता लोग हैं, कई सारे ऐसे लीडर्स हैं, उन लोगों ने किया यह है कि अगर मान लो किसी का कोई केस हो जाता है, जैसे बिहार में एक है लीडर, उनका केस हो रखा है और केस होने के बाद में अल्टीमेटली उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए या यूँ कहा जाए अपने आप को क्लियर इमेज दिखाने के लिए इन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया। अब नाम चेंज किया तो पूरा का पूरा बैकग्राउंड सब कुछ A to Z एक तरीके से देखा जाए तो चेंज हो गया। तो अपने आप को फेयर बनाने के लिए लोग नाम चेंज कर देते हैं और नाम चेंज करके फिर एक नई आइडेंटिटी के साथ आने की कोशिश करते हैं और वही है जो अपना एफिडेविट वगैरह फाइल करेंगे, फिर वो गलत नाम से या फिर गलत तरीके से फाइल कर देंगे और फिर इन्फॉर्मेशन जो होगी वो गलत दे दी जाएगी। तो अपनी जो एक पब्लिक फिगर है उसको क्लीन बनाने के लिए ये एक तरीका कई सारे लीडर्स अपनाते हैं। दूसरा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को लेकर के। अगर देखेंगे तो फिर वही 43% ऑफ द MP अगर देखें तो क्रिमिनल चार्जेस के साथ में है। हालांकि देखो ये क्रिमिनल चार्जेस जो होते हैं इसमें कई तरीके के चार्जेस होते हैं। इसमें हो सकता है कहीं पर मारपीट का कोई मैटर हो या फिर हो सकता है कहीं पर दंगा का मैटर हो सकता है किसी को भड़काने का मैटर हो सकता है डिफेमेशन का केस हो, तो मल्टीपल केसेस यहाँ पर हो सकते हैं। अब इस जजमेंट में देखो जब तक जजमेंट आ नहीं जाता है तब तक हम किसी भी इस तरीके के केस पर किसी भी आप मतलब अपना एक प्रीजुडाइस नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जुडिशरी अल्टीमेटली ये तय करेगी कि क्या ये जो मतलब चार्जेस लगाए गए हैं क्या वो फेयर हैं या फिर गलत हैं। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर जो अपोजिशन लीडर्स होते हैं उनके ऊपर में FIR करवा दी जाती है, उनके ऊपर में केसेस लगवा दिए जाते हैं, लेकिन फिर फाइनली अगर देखा जाए
तो फाइनली अल्टीमेटली जो है इनको मतलब बरी कर दिया जाता है और इनको जो होता है, इनके ऊपर में जो केसेस होते हैं उनको नल एंड वॉइड डाल दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। कई बार ऐसा होता है कि मान लो बहस के दौरान में या डिबेट के दौरान में एक नेता दूसरे नेता के ऊपर में कोई पर्सनल जो है अटैक कर देता है, तो फिर जो दूसरा वाला नेता रहता है वो लीगल नोटिस भेज देता है, एफआईआर करवा देता है, डिफेमेशन करवा देता है। तो ये जो केसेस वगैरह हैं ये सब तो और नॉर्मल तरीके से चलते रहते हैं। नेता नगरी का जो है एक बहुत ही कॉमन सा एक तरीका है, और जो लोग इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको कोर्ट कचहरी अगर आप कर चुके हैं तब आप नेता नगरी में जा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी से आप अगर डरते रहेंगे तो आप नेतागिरी नहीं कर पाएंगे। लेकिन वही अगर आप कोर्ट कचहरी से नॉर्मल हो चुके होंगे, अगर आप उससे यूज टू हो चुके हैं, तो फिर नेता नगरी में आपका स्वागत किया जाएगा। इसके अलावा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब इंफॉर्मेशन ये सब सामने आ जाती है तो वोटर की भी अवेयरनेस हो जाती है, लोगों को भी पता चल जाता है कि हाँ किसके ऊपर में कितना क्रिमिनल केसेस हैं, किस तरीके का केस है। कई ऐसे नेता जिनके ऊपर में मर्डर के भी केसेस हैं, तो ये सब जनता को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और उसी हिसाब से फिर अपना इंटेलिजेंस यूज़ करके वोट दिया जाता है। इनफैक्ट ये जो हमारा केस था एडीआर का 2002 वाला, इसने फिर अल्टीमेटली और बाकी इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए एक बैकग्राउंड सेट कर दिया था, जो कि हमें 2013 में लिली थॉमस एंड यूनियन ऑफ इंडिया के केस के तौर पे देखने को मिल जाता है, जहां पर फाइनली जजमेंट आया था डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कन्विक्टेड लेजिस्लेटर को देख करके। इसके अलावा लोक प्रहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में आया था, जहां पर मैंडेटरी डिक्लेरेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ इनकम को लेकर के था। और लास्ट में फिर फाइनली जो सबसे रिसेंट का है वो है पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज को क्रिमिनल रिकॉर्ड को पब्लिक करने के लिए, उसको प्रचारित करने के लिए, प्रचारित इन द सेंस कि पब्लिकली आपको बताना पड़ जाएगा, इसके लिए डायरेक्शंस यहां पर दिए गए हैं। तो ये जितने भी केसेस के बारे में हम लोगों ने बात किया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं लास्ट में, सेशन के लास्ट में यहाँ पर एमसीक्यू के फॉर्मेट में भी रखा गया है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग जो कंटेंट इससे रिलेटेड है वो सारा डिस्कस कर रहे हैं। फिलहाल अगर बात करें तो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस अगर एडीआर के केस में अगर बात किया जाए तो आपको ध्यान रखना है कि केवल और केवल ये ट्रांसपेरेंसी और इन्फॉर्म्ड चॉइस का एक यहाँ पर सवाल था। ट्रांसपेरेंसी और इन्फॉर्म्ड चॉइस को ले आने का एक तरीका था, जहाँ पर अभी पहले केस में आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसके अलावा कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और जो क्रिमिनल केसेस है वही केवल आपको एफिडेविट के फॉर्मेट में देना था। अब उसके आगे क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, या फिर क्रिमिनल केस अगर आपके ऊपर में वैलिडेट हो जाता है तो फिर क्या होगा, ये सब इस केस में नहीं बात किया गया था। ये सब बात किया गया था लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। यहाँ पर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए गए और कंटेम्प्रेरी इसके रेलेवेंस के अगर बारे में बात करें तो देखो ये 2013 का केस है, जो कि एक लैंडमार्क जजमेंट के तौर पर हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो सेक्शन नंबर 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी के बारे में बात की गई है, यहीं पर कहा यह गया कि जितने भी सिटिंग एमपी या एमएलए हैं और अगर इनके ऊपर में 3 महीने से ज्यादा के अगर कन्विक्शन के केस हैं, अगर मान लो इनके ऊपर में कोई भी क्रिमिनल केस अगर है तो इनकी मेंबरशिप चली जाती है, लेकिन इसकी मेंबरशिप रिटेन रहेगी अगर वो 3 महीने के अंदर अंदर में इसके खिलाफ में अपील फाइल कर दें। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यहां पर यह है कि मान लो एक हमारे पास में कोई एमपी है, सांसद हैं, इनके ऊपर में मान लो कि 3 साल का कैद की सजा मिल गई, 3 साल इंप्रिजनमेंट मिल गया, तो इनकी कायदे से डिस्क्वालिफिकेशन हो गई। लेकिन इनको ऑप्शन दिया जाता है कि विद इन 3 मंथ अगर ये अपील कर देते हैं, मान लो हाई कोर्ट का निर्णय है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, तो अगर अपील कर देते हैं तो इनकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। तो अपने आप को अगर देखिए तो ये एक लूप होल के तरीके से इस्तेमाल किया गया था कि आप 3 महीने के अंदर अंदर में केस वापस से कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोर्ट में जा करके अपील कर दीजिए और अपनी सदस्यता को बचा लीजिए। ये एक प्रोटेक्शन मेजर के तौर पे यूज किया जा रहा था, और इस प्रोटेक्शन के तहत कहीं ना कहीं जो आर्टिकल नंबर 14 है, जिसमें एक आम जनता और एक जो लेजिस्लेटर है, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं इक्वलिटी का प्रिंसिपल जो है वो वायलेट हो रहा है। अगर आम जनता को कहीं पर किसी कोर्ट में अगर जजमेंट दे दिया जाता है तो वो तो जेल चला जा रहा है या उसके ऊपर में केस बैठ जा रहा है, उसको तो ये 3 महीने वाला काम नहीं मिल रहा है कि आप 3 महीने में जो है जब तक आप जो है केस मतलब पूरी तरीके से नहीं जीत जाते हैं, पूरी तरीके से नहीं हार जाते हैं, तब तक आपको मतलब जो है जेल में नहीं रखा जाएगा, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है और इसके अलावा जो राइट टू इक्वालिटी, इन दोनों का ही उल्लंघन हो रहा था। और इसी केस में अल्टीमेटली जो लिली थॉमस केस है, इसमें अल्टीमेटली जजमेंट दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो सेक्शन 8
ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का है, इसको स्ट्रक डाउन किया, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और फिर फाइनली ये जजमेंट दिया गया जो एक लैंडमार्क जजमेंट के तौर पर देखा जाता है, इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन। अगर मान लो कोई भी एमएलए, कोई भी एमपी या फिर कोई भी एमएलसी अगर है और अगर वो क्रिमिनल ऑफेंस 2 या 2 साल से ज्यादा की अगर उसको सजा हो जाती है तो उसकी इमीडिएट बेसिस पर डिस्क्वालिफिकेशन कर दी जाएगी, चाहे वो पार्लियामेंट का मेंबर हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर हो। आप लोगों को याद होगा राहुल गांधी का केस हुआ था अभी रिसेंट में ही। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर में एक टिप्पणी कर दी थी और उस टिप्पणी की वजह से, एक कमेंट की वजह से फिर फाइनली यहां पर जो अहमदाबाद हाई कोर्ट है, इन्होंने राहुल गांधी को 2 साल की सजा दे दी थी। अब बड़े आनन फानन में सजा दी गई थी और आनन फानन में सजा देने के बाद में फिर राहुल गांधी की चूंकि 2 साल की सदस्यता जो है, मतलब 2 साल का इंप्रिजनमेंट हो गया और इस वजह से इनकी सदस्यता, जो एमपी की सदस्यता थी, मेंबरशिप थी, वो रद्द कर दी गई, डिस्क्वालीफाई कर दी गई थी। ये डिस्क्वालीफाई कर दी गई थी। लेकिन फिर वापस से राहुल गांधी एमपी बन कैसे गए? बन ऐसे गए, डिस्क्वालिफिकेशन तो कर दिया गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर आ रखा है 2000 जो ये 13 वाला केस है, इसमें लिली थॉमस वाला केस है, इसमें इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात की गई है। लेकिन इसमें एक तरीका ये भी बताया गया है कि आप डिस्क्वालीफाई होने के बाद में कोई दिक्कत नहीं है, एक सभी लोगों का अधिकार होता है, आम जनता का भी अधिकार ये है कि आप अपने केस को वापस से रीचैलेंज कर सकते हैं। और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि इनकी पहले तो बेल की जाए, दूसरी चीज इनका जो स्टे, मतलब कि इनका जो ऑर्डर दिया गया था उसके ऊपर में स्टे ऑर्डर लगा दिया गया और स्टे ऑर्डर लगाने के साथ साथ इनको यह भी कहा गया कि जो इनकी मेंबरशिप है उसको वापस से रीस्टैब्लिश की जाए। तो अल्टीमेटली इनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन थी, जो मेरे ख्याल से 4 या 6 अप्रैल को की गई थी, फिर अल्टीमेटली 3 दिन बाद 7 अप्रैल को वापस से इनकी जो मेंबरशिप है उसको रीस्टैब्लिश कर दी जाती है। तो ये भी आपके लिए एक पोटेंशियल क्वेश्चन है कि क्या किसी एमपी की सदस्यता रद्द होने के बाद में, यानी डिस्क्वालिफिकेशन होने के बाद में, अगर कोर्ट उस चीज को नलिफाई कर देती है, स्टे ऑर्डर लगा देती है, तो क्या उनकी मेंबरशिप वापस से रीस्टैब्लिश होगी या फिर उनको वापस से इलेक्शन कंटेस्ट करना पड़ेगा? तो आंसर हो जाएगा कि उनकी मेंबरशिप रीस्टैब्लिश हो सकती है, वापस से ले आई जा सकती है। और इसी पॉइंट के बारे में यहां पर बोला भी गया है कि नो प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द अपील। अगर मान लो कोर्ट जो है किसी भी मतलब केस के बारे में अगर अपील में अगर मान लो स्टे ऑर्डर नहीं देती है किसी भी तरीके का, जैसे यहां पर तो देखो स्टे ऑर्डर दिया गया डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के, तो अगर स्टे ऑर्डर नहीं देती है तो फिर यहां पर किसी भी तरीके से जो उनके ऊपर में मतलब उनकी जो मेंबरशिप है वो डिस्क्वालीफाइड ही रहेगी, उसको वापस नहीं लिया जाएगा। ये दिया गया था 2013 लिली थॉमस के केस में। और इसी चीज से इक्वलिटी बिफोर लॉ को भी इंश्योर किया गया था कि जिस तरीके से आम जनता जैसे कोर्ट के सामने, वैसे ही लेजिस्लेटर भी कोर्ट के सामने ही है। दोनों के लिए हमें इक्वल प्रोविजन रखना पड़ेगा, किसी भी तरीके का स्पेशल प्रिविलेज हम नहीं दे सकते हैं, चाहे वो लेजिस्लेटर हो या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन हो। अगर इसके एक्ट्स के रिएक्शन के तौर पे देखें तो देखो उस समय का केस हो रखा था, वहां पर फॉर्डर केस चल रखा था और फॉर्डर केस में जो हमारे लालू प्रसाद यादव थे उनके ऊपर में केस हुआ था और 6 साल की उनकी सजा मिल गई थी। तो यूपीए गवर्नमेंट उस समय थी, तो यूपीए गवर्नमेंट ने फिर अल्टीमेटली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के नाम पर ही एक बिल निकाला और बिल में यह निकाला कि अगर मान लो किसी भी तरीके से अगर डिस्क्वालिफिकेशन होती है तो उसको बचाया कैसे जा सकता है। तो ऑर्डिनेंस यहां पर निकाला गया था टू रिस्टोर द प्रोटेक्शन ऑफ कन्विक्टेड लॉ मेकर, उनको बचाने का तरीका लगाया गया था। लेकिन वही है, पब्लिक क्रिटिसिज्म हुआ और उस समय के राहुल गांधी अल्टीमेटली जो है बहुत ज़्यादा जब क्रिटिसाइज हुए तो उन्होंने खुद कहा कि ये नॉनसेंस का केस है और इस चीज़ के लिए अल्टीमेटली जो ऑर्डिनेंस थी उसको हटा दी गई थी और जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उसको रीस्टैब्लिश कर दिया गया था। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन को भी डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के मतलब इन्फोर्समेंट दी गई कि आप जो है एक्शन ले सकते हैं। सेम वही चीज़ लालू प्रसाद यादव के साथ में जो केस हुआ था उसके बारे में हम लोगों ने बात कर ही लिया। आज की डेट में अगर इसके रेलेवेंस के बारे में बात करें तो देखो आज की डेट का केस ये है कि अगर किसी भी तरीके का हमें क्रिमिनलाइजेशन देखने को मिलती है और अगर मान लो 2 साल से ऊपर की अगर किसी को सजा मिल जाती है तो फिर उसकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है। अब जरा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर मान लो किसी बंदे की, किसी पर्सन की 2 साल की सजा हो रखी है तो 2 साल के लिए तो फिर अल्टीमेटली इनकी डिस्क्वालिफिकेशन तो ऑलरेडी हो चुकी है, ये तो मान लो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं 2 साल या उससे ज़्यादा, प्लस लिख दे रहा हूँ मैं। अगर 1 साल की है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर अरविंद केजरीवाल मान लेते हैं कि जेल गए और उनको 1 साल की अगर सजा हुई है तो उनकी मेंबरशिप रद्द नहीं हो गई थी और इसीलिए वो जेल से ही मतलब संचालन कर रहे थे, दिल्ली का संचालन कर रहे थे। तो 2 साल से ऊपर की अगर सजा होती है तो ही केवल और केवल डिस्क्वालिफिकेशन होती है, ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन
क्या ये 2 साल के बाद से वापस से आकर के अपना इलेक्शन फिर से बाई इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, इनको 6 साल का कूलिंग पीरियड दिया गया है। मतलब आप 6 साल तक इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब 2 साल तो आपने सजा काटी और 6 साल और आपको मतलब कि कूलिंग पीरियड दिया गया है। आप 8 साल के बाद जाकर के इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। ऐसा कहीं ना कहीं इस वजह से भी रखा गया है कि इस 6 साल के दौरान में जो बाहुबली वाला नेचर होता है वो कहीं ना कहीं लोगों का खत्म हो जाए या फिर कम हो जाए, जिससे कि इलेक्शन जो है वो हमेशा फेयर रहना चाहिए। और इसी वजह से ये जो हमारा लिली थॉमस का केस है ये काफ़ी रिलेवेंट बन गया। तो इससे जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है उसको कर्टेल करने में भी काफ़ी हेल्प मिली है। जो एडीआर का रिपोर्ट है वो शो कर रहा है कि 43% ऑफ द एमपी ही केवल और केवल क्रिमिनल रिकॉर्ड के हैं। तो ये बात शो कर रहा है कि ये काफ़ी हद तक संख्या जो है, परसेंटेज जो है वो कम हो गई है। तो एक डिटरेंट के तौर पर ये काम कर रहा है अगर हम लिली थॉमस के केस को देखते हैं तो। इसके अलावा जो इलेक्टोरल इंटीग्रिटी है वो भी प्रमोट हो रही है। क्लीन पॉलिटिक्स के प्रिंसिपल को प्रमोट किया जा रहा है। एथिकल जो पब्लिक लाइफ है वो प्रमोट हो रही है। इसके अलावा जुडिशियल एक्टिविज्म और जो इलेक्टोरल रिफॉर्म है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें काफ़ी प्रोएक्टिवली रोल प्ले किया। इन्होंने खुद ये नहीं रूल नहीं बना दिए, लेकिन उन्होंने लेजिस्लेचर को ये बनाने को बोला कि इस गाइडलाइन पर आपको रूल बनाना है, जो कि एक अच्छा जुडिशियल एक्टिविज्म का हमें एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट इसी चीज को लेकर के 2018 में फिर से पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ था, जहां पर फिर से पब्लिक जो फिगर होती हैं या फिर जो इलेक्शन के दौरान में जो क्रिमिनलाइजेशन वगैरह होता है उसको कैसे रोकना है या क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को कैसे रोकना है, उस पर काफ़ी अच्छा निर्णय, लैंडमार्क जजमेंट यहाँ पर भी दिया गया था। आज की डेट में हमें जो चैलेंजेस देखने को मिलते हैं वो यही देखने को मिल रहे हैं कि देखो अगर कोर्ट का निर्णय आ गया तो फिर इनकी मेंबरशिप, इनका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो तो खत्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं सभी लोग ये बात मानते भी हैं कि लालू प्रसाद यादव के ऊपर में जो फॉर्डर केस था वही उनके पॉलिटिकल कैरियर को खराब किया है। खत्म तो नहीं किया है लेकिन खराब जरूर कर दिया है। और इसीलिए आज की डेट में जितने भी लीडर्स हैं वो सभी लीडर्स ये चाहते हैं, जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ये चाहते हैं कि जो ट्रायल है वो डिलेड होता रहे, क्योंकि एक बार अगर जजमेंट आ गया तो फिर वो दिक्कत कर जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर जाएगा। और इसीलिए पॉलिटिकल पैटर्नेज जो होती है ये भी कई सारे एक्यूज को कंटिन्यू कराती है पॉलिटिक्स में ही। देयर इज अ नीड फॉर फास्ट ट्रैक टैग, ताकि जल्दी से जल्दी जो है जजमेंट आ सके। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन एंड रिफॉर्म ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रक्चर, इसकी भी हमें ज़रूरत है। अगर हम लोग देखें तो लिली थॉमस का जो केस है ये अपने आप में काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट है। और ये लैंडमार्क जजमेंट इसलिए है क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाना और अकाउंटेबिलिटी और रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना ये सच में काफ़ी बड़ा टास्क होता है। इन सब के बाद में जब क्रिमिनलाइजेशन वगैरह हो गया तो अल्टीमेटली अब एक नया हमें केस देखने को मिलता है 2018 में, वो है पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जहां पर डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को लेकर के एक स्टेप और आगे गए। अब देखो यहां पर यह बात तो समझ में आ गई है कि इलेक्शन कमीशन को तो यह पता है कि कौन यहां पर क्रिमिनल है, लेकिन ये चोरी छिपे दे देते हैं। तो चोरी छिपे अगर देंगे तो कभी भी सामने केसेस सामने नहीं आ पाएंगे। इस बंदे के बारे में कैसे पता चल पाएगा कि इसके ऊपर में कौन कौन से क्रिमिनल केसेस हैं। तो क्रिमिनल केसेस की फिर पब्लिसिटी के लिए, पब्लिसिटी का मतलब ये हो गया कि इनको प्रचारित करना पड़ेगा। प्रचारित करने वाले दो लोग हो सकते हैं, या तो अपोजिशन के जो लोग होंगे वो आएंगे, या फिर दूसरा हो सकते हैं जो मीडिया है। एनीवे अपोजिशन के लोग भी मीडिया का ही इस्तेमाल करके इनके ऊपर में जो जो क्रिमिनल चार्जेस हैं उसके बारे में बताते हैं। अब देखो ये क्रिमिनल चार्ज जो है, इस क्रिमिनल चार्ज को अगर आप पब्लिकली कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे बता रहे हैं तो सामने वाला बंदा जिसके ऊपर में क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो कभी आपके ऊपर में डिफेमेशन केस नहीं लगा सकता है। यही चीज इस केस में बात की गई कि अगर मान लो आप मेरे पर्सनल कोई भी अगर केस हो रखा है, अगर उस केस को पब्लिकली आप कहीं पर जा करके बताते हैं तो मैं आपके ऊपर में डिफेमेशन केस जरूर लगा सकता हूं कि मेरी बातें और मेरा जो एक पब्लिक फिगर है, जो मेरी इमेज वैल्यू है, वो आप क्यों गिरा रहे हो। लेकिन इस केस में इस चीज को वैलिड किया गया कि आप किसी के ऊपर में अगर क्रिमिनल केस है तो आप उसको पब्लिसिटी करना है, बल्कि ये चीज यहां पर बोली गई। और इसीलिए ये जो जजमेंट है वो अपने आप में काफी लैंडमार्क जजमेंट बन जाता है। सो यहां पर यही चीज डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हमें रोल देखने को मिल जाता है। 2011 में PIL पास की गई थी, जहां पर अलार्मिंग द राइज ऑफ द क्रिमिनल एलिमेंट इन द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को लेकर के पूरा डेटा निकल करके आया था। फिर 5 जज बेंच की जो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी, चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा उस समय के थे, और अल्टीमेटली 2018 में इसका जजमेंट आया जो कि कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन के साथ में आया था डिस्क्वालिफिकेशन को लेते हुए। कहा यह गया कि रोल ऑफ लेजिस्लेचर क्या है। रोल ऑफ लेजिस्लेचर यह है कि अगर मान लो किसी भी तरीके का हमें डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड अगर मिलता है तो फिर आर्टिकल नंबर 102 सब क्लॉज ए सब क्लॉज ई
और 191 सब क्लॉज ए सब क्लॉज बी ई के अंतर्गत जो होता है इसको डिस्क्वालीफाई कर देना है। इसके अलावा ऑब्लिगेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट भी कहा गया कि आपको पब्लिसाइज करना है क्रिमिनल रिकॉर्ड को लेकर के, अगर किसी बंदे के क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, अब वो चाहे वेबसाइट्स हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, या फिर किसी भी तरीके की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। कहने का मतलब कि इस पॉइंट पर किसी भी तरीके का डिफेमेशन केस नहीं लग सकता है, तो डिफेमेशन केस यहां पर नहीं लग सकता, यह ध्यान रखना है। कैंडिडेट्स मस्ट ऑल्सो डिस्क्लोज देयर क्रिमिनल केस एट द टाइम ऑफ नॉमिनेशन। ये तो खैर ऑलरेडी हम लोगों ने देखा 2002 में ही जो एडीआर का केस हुआ था, उस एडीआर के केस में ही फाइनली इस चीज को मान लिया गया था। इलेक्शन कमीशन का रोल ये है कि वो वाइड डिसेमिनेशन करे इस इंफॉर्मेशन का, फॉर्म 26 में इस चीज को इंक्लूड करे और इसके अलावा वोटर अवेयरनेस कैंपेन भी चलाए। वोटर्स का अपना एक राइट टू नो होता है और वो राइट टू नो ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया कि जो हमारा एडीआर का केस हुआ था 2002 में, उसी में इस चीज़ को बता दिया गया था कि ये आम आदमी का, यानी जो हमारे वोटर हैं, उनका ये अधिकार है कि आप कैंडिडेट के इंफॉर्मेशन, कैंडिडेट के बैकग्राउंड और उनके जो क्रिमिनल बैकग्राउंड्स वगैरह हैं उन सब के बारे में जानें। और इसी चीज़ को लेकर के फिर फाइनली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी कई तरीके के गाइडलाइंस निकाले, जहां पर पॉलिटिकल पार्टी की वेबसाइट, मीडिया, इन सब चीज़ों को बोला गया फॉर्म नंबर 26 के अंतर्गत कि आप इनके क्रिमिनल बैकग्राउंड और इनके बारे में, कैंडिडेट के बारे में सब कुछ आपको पब्लिक करना पड़ेगा। अब ये बात दूसरी है कि कौन जा रहा है वेबसाइट को चेक करने। आई डोंट थिंक कि हम लोगों में से कोई भी किसी भी जो लीडर हैं या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी है उनके वेबसाइट पर जाकर के कैंडिडेट का इंफॉर्मेशन तो आई डोंट थिंक कि किसी ने चेक किया होगा। ये काम किसका? ये काम है सीधी सी बात है अपोजिशन का। ये काम है सीधी सी बात है अपोजिशन का। अपोजिशन जाकर के इस चीज़ के बारे में पढ़ेगी, देखेगी और फिर जानकारी इकट्ठा करेगी और फिर वही चीज़ मीडिया में यहाँ पर बताएगी और मीडिया के थ्रू एक आम आदमी को पता चलेगा कि एक्चुअली क्या केस है यहाँ पर। तो इस वजह से मीडिया अपने आप में इसीलिए कही जाती है कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। पॉलिटिकल पार्टी जो होती है 3 बार इलेक्शन पीरियड के दौरान में इस चीज़ को पब्लिश करेगी, बताएगी। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग के बारे में भी बोला गया, अगर मान लो कोई बंदा गलत इंफॉर्मेशन देता है या फिर नहीं देता है तो कंटेम्प्ट का केस बनता है और उसके ऊपर में फिर से केस यहां पर निकल जाएगा। लॉ कमीशन की 244 जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी इस चीज़ को बोला गया कि जो भी डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट अगर हो रही है, कि कोई भी चार्जेस अगर हैं, सो दिस नीड टू रिफ्लेक्ट द लेजिस्लेटिव एक्शन एज अर्ज्ड इन दिस जजमेंट। तो एक लेजिस्लेटिव नीड की जरूरत है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। इसके अलावा नो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म येट, पार्लियामेंट हैज नॉट इनेक्टेड एनी स्पेसिफिक लॉ ऑन प्री कन्विक्शन डिस्क्वालिफिकेशन या फिर डिस्पाइट रिपीटेड जुडिशियल अपील। अभी मतलब कि किसी भी तरीके का अगर मान लो कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन अगर फैल जाती है या फिर मान लो किसी तरीके का गलत इन्फॉर्मेशन आपने दिया अपने एफिडेविट में, कुछ भी यहाँ पर गलत बोल दिया, तो देखो यहाँ पर किसी भी तरीके का अभी तक कोई लॉ नहीं है। जैसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा पीएम मोदी के जो सर्टिफिकेट्स हैं, इलेक्टोरल मतलब इलेक्शन एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, इन एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स पे कई बार सवाल खड़े करते रहते हैं कि इनकी जो डिग्री है वो वैलिड है, नहीं है, क्या है ना। तो इन सब चीज़ों को लेकर के अभी हमारे पास में कोई लॉ नहीं है कि हम जिसके बेसिस पर अल्टीमेटली अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत देता भी है तो हम कोई एक्शन ले सकें। और यही वो केस है, शायद इसको लेकर के फ्यूचर में हमें कोई केस देखने को मिले। हाल फिलहाल में अगर देखें तो यही हमारे पास में 3 इंपॉर्टेंट केसेस देखने को मिल जाते हैं। एक हो गया जो एडीआर का केस है 2002 का, दूसरा केस लिली थॉमस का केस है और तीसरा केस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन का, जो कि 2018 का केस है। आज की डेट में ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं 43% ऑफ द सिटिंग एमपीज अभी भी क्रिमिनल फेस के साथ में भी हैं। इसके अलावा जुडिशरी और लेजिस्लेटिव का हमें एक बैलेंस देखने की जरूरत है, जहां पर जुडिशियल एक्टिविज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा वोटर के अवेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी भी रखना ज़रूरी है, इलेक्टोरल रिफॉर्म मूवमेंट करना और साथ ही साथ में एथिकल पॉलिटिक्स और गुड गवर्नेंस को इंश्योर करना, यही हमारे डेमोक्रेसी का और यही इंडिया के पॉलिटिकल जो एक प्लेटफॉर्म है उसका भी एक यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने तीनों केसेस के बारे में बात किया, जहाँ पर यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर का केस है, जहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्ट किया गया था टू सिक्योर द एफिडेविट फ्रॉम कैंडिडेट डिटेलिंग ऑल द पास्ट एंड पेंडिंग क्रिमिनल चार्जेस, कन्विक्शन एंड क्वांटम ऑफ द पनिशमेंट अवॉर्डेड। इसके अलावा 2 और चीज़ें हम लोगों ने बात किया ही है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में भी आपको बताना है और साथ ही साथ में आपको अपने वेल्थ के बारे में भी बताना है, चाहे वो आपके पास हो या आपके सिबलिंग के पास में हो, स्पाउस के पास में हो, पत्नी के पास में हो या फिर आपके डिपेंडेंट के पास में हो। दूसरा जो 2013 में केस हुआ था लिली थॉमस का केस, यहाँ पर इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात की गई थी कि 2 या 2 साल से ज़्यादा अगर किसी के ऊपर में इम्प्रिजनमेंट हो जाती है और साथ ही साथ में यहाँ पर जब नियम बनाया गया तो 6 साल का कूलिंग पीरियड और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया था। फिर
पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ, जहां पर क्रिमिनल रिकॉर्ड का अगर कोई बंदा है तो उसको अपने वेबसाइट, सोशल मीडिया और लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिसाइज करने के लिए, यानी कि पब्लिक करने के लिए यहां पर बोला गया, ताकि आम जनता को जो ये चुपके से एफिडेविट दे देते थे उसके बारे में जानकारी रहे, उसके बारे में पता चल जाए। आज की डेट में अगर मुझे रिफॉर्म करना रहेगा तो मैं जो फॉल्स एफिडेविट अगर कोई देता है तो उसके खिलाफ में पेनाल्टीज वगैरह का प्रोविजन मुझे करना पड़ेगा। इनफैक्ट 244th लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट भी आई है 2014 में, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, उसने भी कहा है कि देखो इस तरीके का अगर कोई केस आता है तो उनके ऊपर में एक लॉ बनना चाहिए और उनके डिस्क्वालिफिकेशन पर भी बात होनी चाहिए। इसके अलावा इलेक्शन बेंच को हमें और डेडिकेटेडली तैयार करना पड़ेगा। हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के जो सेक्शन नंबर 11 है उसको हमें रिव्यू करने की ज़रूरत है, जहां पर जो भी सीरियस क्राइम अगर होता है तो वहां पर इलेक्शन कमीशन की जगह पर बल्कि हमें कोई एक एम्पावर्ड एंटिटी को रखना पड़ेगा। इसके अलावा फाइनेंशियल एंड जो ट्रांसपेरेंसी रिफॉर्म है इसको भी हमें पॉलिटिकल पार्टी को आरटीआई के अंतर्गत लेकर के आना पड़ेगा। अभी आरटीआई के अंतर्गत ये लोग नहीं आते हैं, प्राइवेट एंटिटी के तौर पर इनको माना जाता है और ये भी अपने आप में एक सवाल जरूर खड़ा हो जाता है। एक और पॉइंट यहाँ पर जो हम लोग कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर के आएँ और जितने भी क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं उनकी क्रिमिनल केसेस को यहाँ पर हम जल्दी से जल्दी सुनवाई करके इस चीज़ को ख़त्म भी कर दें। बड़ा आर्टिकल था लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी था। अब छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, क्विकली हम लोग देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है केवल उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है जुडिशियल पेंडेंसी को लेकर के। अभी हाल फिलहाल में अगर देखेंगे तो हमारे पास में लगभग 90,000 के जो केसेस हैं वो हमारे पेंडिंग है। इस 90,000 के केसेस देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में ये पेंडिंग है, तो अलग अलग कोर्ट में भी आपको पता होना चाहिए। सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट एक है, सारा केस तो वहाँ पहुँचता नहीं है। तो सबसे निचली जो कोर्ट होती है, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेंडेंसी है। लगभग मान के चलो 4.5 करोड़ की पेंडेंसी है। हाई कोर्ट उससे ऊपर होते हैं तो रिलेटिवली कम होगी, मान के चलिए 63-64 लाख की पेंडेंसी यहाँ पर है। और सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे तो वो 90,000 यानी 1 लाख के आसपास में पेंडेंसी आप इस तरीके से मान करके चल सकते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर 1 लाख की पेंडेंसी है सुप्रीम कोर्ट में, 60 लाख की पेंडेंसी है हाई कोर्ट में, और इसी को आप मल्टीप्लाई करके चले जाइए और आप यहाँ पर मतलब ठीक है 80 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 80 के आसपास में तब आपका 4.5 करोड़ की पेंडेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये जो डेटा है, ये डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये डेटा आप सभी लोग जरा ध्यान रखिएगा, इस पर सवाल बनने के चांसेस पूरे होते हैं। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि आखिर में जज और आम जनता मतलब जो केसेस हैं उनके साथ में क्या रेशियो बनता है। तो अभी अगर देखें तो 120th लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट है वो ये रिकमेंड करती है कि जो रेशियो होना चाहिए वो 50 जज का होना चाहिए पर मिलियन, 50 जज होने चाहिए पर मिलियन अगर हम लोग पॉपुलेशन को देखते हैं। लेकिन है कितनी, आधे से भी कम, यानी 21 की हमें जज की स्ट्रेंथ देखने को मिल जा रही है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि आखिर में स्ट्रेंथ हमें क्या देखने को मिल रही है। बाकी इसके अलावा बेसिक सी चीज़ें हैं। अगर पेंडेंसी को आपको ख़त्म करना है तो देखो छोटे छोटे केसेस को हटाना पड़ेगा। छोटे छोटे केसेस मतलब जहां पर हम एडीआर मैकेनिज्म लगा सकते हैं, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। जैसे मान लो कि अगर किसी का चालान कट गया है गाड़ी का, तो आपको वो कोर्ट में ले जाने की जरूरत नहीं है, आप लोक अदालत में लेकर के जाओ, छोटा सा केस है उसको हटा दिया जाएगा। या फिर मान लो कोई हेलमेट नहीं लगाया है, या जो छोटे छोटे केसेस होते हैं, इकोनॉमिक केसेस वगैरह हो गए कि मान लो किसी के ज़मीन वगैरह का जो है कोई मुद्दा हो गया है या फैमिली का कोई मुद्दा हो गया है, तो छोटे छोटे जो केसेस होते हैं उनको जो आर्बिट्रेशन, मीडिएशन और कंसिलिएशन है, यानी कि जो एडीआर मैकेनिज्म है उसके थ्रू सॉल्व करके हटाने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा ग्राम न्यायालय का भी एक केस यहाँ पर बनाया गया था। ग्राम न्यायालय जो कि मोबाइल कोर्ट्स भी होते हैं, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा इस चीज़ को विज़न किया गया था। हालांकि ये एक फील्ड कंसेप्ट के तौर पर माना जाता है, लेकिन इस चीज़ के इम्प्लीमेंटेशन में फेलियर हुई थी, इस वजह से ये फेल हुआ था। तो हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ की जो ग्रेविटी है, इस चीज़ को मतलब वापस से हमें रिजुविनेट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा सिस्टमैटिक और प्रोसीजरल इनएफिशिएंसी जो हमारे कोर्ट में है, चाहे वो हमारे जुडिशियल डिलेज जिसकी वजह से हो रहे हैं, जैसे मल्टीपल अपील का होना, या फिर फ्रॉड जो एडजमेंट हो जाती है, या फिर फ्रिवलस लिटिगेशन होती रहती है, वेग लॉज होते हैं, या फिर जो वीक कंप्लायंसेस होते हैं, या फिर पुअर केस मैनेजमेंट है। मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि जॉली LLB जो अभी मूवी आई है, आई थिंक 3 या 4 जो भी है, वो आप लोग देखिएगा। उसमें काफ़ी हद तक आपको समझ में आ जाएगा कि मल्टीपल जो अपील्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रीक्वेंट एडजमेंट किस तरीके से मिलते हैं, फ्रिवलस लिटिगेशन क्या होती है, वेग लॉज क्या होते हैं, और फिर वीक कंप्लायंसेस क्या होते हैं। इनफैक्ट जो वेग लॉज हैं ये आपको शुरुआत में ही, मूवी की शुरुआत में ही 2-3 जो मतलब ठीक है 10-15 मिनट की जो मूवी है उसी में आपको समझ में आ जाएगा कि वेग लॉ क्या है। जब एक बंदे की, जब एक मतलब एक जो कल्प्रिट रहते हैं उस कल्प्रिट की
जब सुनवाई होती है और फिर फाइनली वो डिसाइड नहीं किया जा पाता है कि इसको मेल जेल में भेजें या फिर फीमेल जेल में भेजें, तो एक वेग लॉ या फिर एक इनकम्प्लीट लॉ के तहत ये पहुंच जाता है और फिर वहां से इस वेग लॉ होने की वजह से उसकी बेल हो जाती है और वही चीज़ मतलब केस देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर देखें तो डिफिशियंसी इन द जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी है, बहुत पीछे चल रहा है। फिर अगेन जॉली एलएलबी मूवी देखिए, सब कुछ वहाँ पर सामने आ जाएगा। इसके अलावा अगर कोर्ट में देखें तो 0.1% ऑफ जीडीपी का ही हमें केवल और केवल स्पेंड देखने को मिलता है, जबकि वही 2% हमें डिफेंस पे देखने को मिल जाता है। तो जुडिशरी को भी कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, तभी जाकर के वो काम कर पाएंगे। गवर्नमेंट एजेंसीज जो है कहीं ना कहीं 50% ऑफ द लिटिगेशन उन्हीं के खिलाफ में है कि कोई भी अगर मैटर हो गया, मान लो पेंशन नहीं किसी की मिल रही है, बंदा कोर्ट में पहुंच जाएगा, किसी को सैलरी नहीं मिल रही है, कोर्ट में पहुंच जाएगा, किसी की प्रमोशन नहीं हो रही है, कोर्ट में पहुंच जाएगा, अपॉइंटमेंट नहीं दिए हैं, कोर्ट में पहुंच जाएगा। तो ये जो मैक्सिमम पेंडेंसी हमारी देखने को मिल रही है वो इसीलिए देखने को मिल रही है कि मोस्टली जो केसेस है वो सरकार के ही खिलाफ में बने हुए हैं, मोस्टली जो केसेस है वो गवर्नमेंट ही उसकी पार्टी बनी हुई है। तो ये यहाँ पर ये हमें पॉइंट देखने को मिल जाता है। इम्पैक्ट ऑन जुडिशियल पेंडेंसी जो है हम लोगों को देखने को मिल जाती है वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट को लेकर के, जो हमें बिहार केस में हुसैन आरा खातून के केस में हमें देखने को मिला था। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है 1979 का, जहां पर आर्टिकल नंबर 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में बात की गई थी। देयर इज अ पॉइंट ऑफ स्पीडी ट्रायल। आप लोगों से एक सवाल मेरा फिर से ये है कि आखिर में राइट टू स्पीडी ट्रायल का मतलब क्या होता है? इस चीज का मतलब क्या है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट टू स्पीडी ट्रायल? कोर्ट तो काम कर ही रही है और अगर कोर्ट मान लो सही से काम नहीं कर रही है तो उसके खिलाफ में आप फंडामेंटल राइट ये लगा सकते हैं कि जो है स्पीडी ट्रायल करवाओ, यानी कोर्ट अपने ही खिलाफ में एक केस बढ़वा रही है, ऐसा है क्या? तो ये आप लोगों के लिए सवाल है कि एग्जैक्टली राइट टू स्पीडी ट्रायल का मतलब होता क्या चीज है। केवल रट लेने मात्र से चीजें नहीं होंगी, हमें थोड़ा समझना भी पड़ेगा। इसके अलावा सोशल इंप्लीकेशन का केस है जहां पर हमें वीक रूल ऑफ लॉ देखने को मिल जाता है। जो क्रिमिनल ट्रायल है उसमें डिलेज देखने को मिल जाता है, कुछ ना कुछ लूप होल खोल करके अगली डेट ले ली जाती है और इस तरीके से डिले करवा दिया जाता है। इसके अलावा डिस्प्रपोर्शनेट इम्पैक्ट ऑन द पुअर होती है। अब मैक्सिमम अगर आप केस देखेंगे जिसमें प्रिजन में जो जेल में लोग बंद हैं वो गरीब लोग हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बेल करवाने के लिए पैसे नहीं हैं या फिर उनको केस वापस से स्पीडी ट्रायल करवाने के लिए पैसे नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं जो मैक्सिमम हमें प्रिजनर देखने को मिल रहे हैं जो अंडर ट्रायल है, अभी उनका ट्रायल चल रहा है, उसमें से 76% ऑफ द प्रिजनर जो हैं वो गरीब लोग ही हैं। जो बड़े लोग होते हैं वो ऐसे लिख करके 300 शब्द का या फिर कुछ ना कुछ जुगाड़ पानी करके वो लोग साइड हो लेते हैं। इकोनॉमिक इंप्लीकेशन में अगर आप देखेंगे तो लिटिगेशन कॉस्ट जो होती है काफ़ी बढ़ गई है। बढ़ने के पीछे का सिंपल रीज़न है बार बार रिपीटेड हियरिंग होती है। आपको वकील का फीस जो देना होता है, जो लॉयर की फीस होती है, वो पर हियरिंग के हिसाब से भी आप तय कर सकते हैं या फिर ओवरऑल केस के हिसाब से भी आप तय कर सकते हैं। नॉर्मली पर हियरिंग पे अगर आप करेंगे तो फिर लिटिगेशन वो बढ़ा देगा और अगर वो हियरिंग बढ़ा देगा तो ऑटोमेटिकली जो कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन है बढ़ जाएगी। अब वो चाहे एडजमेंट को लेकर के हो या फिर लॉयर की फीस को लेकर के हो। इसके अलावा जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स वगैरह भी लगे हुए हैं, जैसे मान लो कोई भी लैंड एक्विजिशन का केस है या इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का केस है, ये सब जबरदस्ती ब्लॉक यहाँ पर लगाया जाता है और केस को मतलब वही है कि केस जो है इसमें बढ़ते आते हैं और फिर वही है कि पैसे इसमें लगते आते हैं। सिटीजन का इसी वजह से धीरे धीरे यहाँ पर जो जुडिशरी है उसके साथ में कहीं ना कहीं जो होता है उनका जो विश्वास है वो कम होते जा रहा है। देयर इज अ इरोजन ऑफ ट्रस्ट और इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लैक कोट सिंड्रोम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। वन वर्ड में कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है। इनफैक्ट हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो डिले इन डिलीवरी ऑफ जस्टिस हो रही है वो भी एक नया तरीका बन गया है कि न्यू डिफेंस बन गया है कि हाँ ठीक है चलो केस हो रहा है आप बेल करवा दो। बस वकील से आज की डेट में जो डीलिंग चलती है वो बेल करवाने के लिए होती है कि तुम बस मेरा बेल करवा दो। मूवी देखिएगा जॉली एलएलबी 3, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। प्रमोट नहीं कर रहा हूँ लेकिन काफ़ी हद तक ऐसा भी होता है कि आप जो मूवीज़ वगैरह होती हैं, सीरीज़ वगैरह होती हैं, उनको देख करके काफ़ी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ जाती है। बहुत सारी स्कीम और इनिशिएटिव्स जो होती हैं इन पेंडेंसी ऑफ द केसेस को कम करने के लिए सरकार के द्वारा ली गई है, जैसे नेशनल मिशन ऑन द जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म। इसके अंतर्गत कोई भी एरियर, डिले, इन सब के रिडक्शन वगैरह करने के बारे में बात की गई है। इसके अलावा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम भी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर जुडिशरी, जैसे कोर्ट का हॉल, रेजिडेंशियल यूनिट्स या जितने भी तरीके के जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज होती है उनको डेवलप करने के लिए। मिशन मोड प्रोजेक्ट में ई कोर्ट यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया है ताकि ई फाइलिंग, कंप्यूटराइजेशन ऑफ द कोर्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकें। इसमें इंपॉर्टेंट है जस्ट IS ऐप फॉर जज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इलेक्ट्रॉनिक करते जा रहे हैं। इसके अलावा जो कॉमर्शियल कोर्ट्स हैं,
कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 के अंतर्गत इसमें कॉमर्शियल डिस्प्यूट के फास्टर डिस्पोजल के बारे में बात की गई है। इसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाते हैं हम लोग, और साथ ही साथ में जो एडीआरस होते हैं, जैसे लोक अदालत हो गई, फैमिली कोर्ट हो गई, मीडिएशन हो गया, आर्बिट्रेशन हो गया, ये सब यहाँ पर लेकर के आया जाता है। There's an establishment of central agency, कहा यह गया है रिकमेंडेशन के तौर पे नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी हमें एक बनाने की ज़रूरत है। और ये बात बताई गई थी जो हमारे पुराने चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस रमन्ना, 2021 में ही बताए थे। ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है, और साथ ही साथ में मेंस के लिए तो खैर एक पॉइंट आपके लिए रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा हमें केस मैनेजमेंट के लिए भी एआई का इस्तेमाल एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मेरे पास पेंडेंसी ऑफ द केसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, देन ऑब्वियसली हमें एडहॉक जज को अपॉइंट करके उसको पेंडेंसी को जल्दी जल्दी खत्म करने की ज़रूरत है। सेटिंग ऑफ द टारगेट्स एंड टाइमलाइन, हमें हर चीज़ का अपना एक टारगेट और एक जो है टाइमलाइन यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा। इसके अलावा कंट्रोलिंग एडजमेंट्स, इसके अलावा जो लिटिगेशन प्रैक्टिस हो रखी है उसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, और हमारा जो एडीआर मैकेनिज्म होता है इसे भी प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है। तो ये कुछ हमारे पास रिकमेंडेशन है जिनके थ्रू अल्टीमेटली हम जो ये लिटिगेशन इतनी बढ़ चुकी है, या फिर जो हमारी जो पेंडेंसी ऑफ द केसेस जो बढ़ चुकी है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगला हमारा जो आर्टिकल दिया गया है वो नेशनल मेडिकल कमीशन को लेकर के दिया गया है। ज़्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, 2-4 लाइनें केवल इंपॉर्टेंट है कि उसको ध्यान रखिएगा। ये जो नेशनल कमीशन बिल है, या नेशनल कमीशन जो मेडिकल कमीशन बनाई गई है, एनएमसी जो बनाई गई है, ये इसका शुरू में जब लाया गया था, बिल के तौर पे लाया गया, तो काफ़ी ज़्यादा इसको विरोध किया गया था। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ध्यान रखना है कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, दिस इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी, और ये बेसिकली पार्लियामेंट के थ्रू पास होकर के आई है। हाल फिलहाल में अभी इसको 5 साल हो चुके हैं। इसमें कई सारे पॉइंट दिए गए थे, जैसे अगर कोई एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई मान लो होम्योपैथी या फिर जो है नेचुरोपैथी अगर प्रैक्टिस करता है तो 6 मंथ का एक ब्रिज कोर्स करके फिर वो एलोपैथी को भी प्रैक्टिस कर सकता है। हालांकि इसका सरकार मतलब कि जो डॉक्टर्स हैं, जो एलोपैथी डॉक्टर्स हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, उन्होंने काफ़ी विरोध किया था कि आप जो चीज़ें हम लोग 5 साल 5.5 साल में करते हैं वो आप इनको 6 महीने में करवा करके इस तरीके से कर दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी गलत जाएगा, काफ़ी ख़राब होगा। तो तमाम और भी यहाँ पर क्रिटिसिज्म हुई थी, तमाम बातें हुई थी। खैर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अभी इसको 5 साल हो गया है। कुछ इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे 2019 में नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट के तहत इसको स्टैट्यूटरी बॉडी तरह से बना करके दिया गया था। उस समय तक इसमें एमसीआई हुआ करती थी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हुआ करती थी, और बोर्ड ऑफ गवर्नर हुआ करते थे। इसको डिसॉल्व करके फिर फाइनली हमें एनएमसी देखने को मिल जाती है। फंक्शन के नाम पर यही है कि जो पॉलिसीज़ वगैरह बनानी है हाई स्टैंडर्ड की मेडिकल एजुकेशन को लेकर के, ये सब यही बनाएगी। हेल्थ केयर प्लानिंग का काम करेगी, कोऑर्डिनेशन करेगी, ओवरसाइट करेगी, एथिक्स को मेंटेन करना है, फी रेगुलेशन करना है। 50% ऑफ द सी इन द प्राइवेट एंड डीम्ड कॉलेज बहुत महंगा होता है। इसके अलावा लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड करना कि अगर मान लो कोई डॉक्टर बना है तो जैसे एफएमजीई का एग्ज़ाम होता है, फॉरेन से अगर कोई पढ़ के आया है तो उसका मतलब एग्ज़ाम होगा, फिर फाइनली अगर वो पास हो जाता है तो फिर उसे लाइसेंस दे दिया जाता है। कमीशन जो होती है वो मतलब अलग अलग पर्सन है इसमें, जैसे चेयरमैन है, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये सब हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपसे ना तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कभी पूछा जाएगा और ना ही मेंस एग्जामिनेशन में। यहाँ पर हम बात ये जरूर कर सकते हैं कि इसमें तमाम तरीके के इशूज़ हैं, जैसे एक आध दो इशू के बारे में तो अभी जस्ट मैंने बात कर ही लिया कि देखो ऐसा है कि हमारे पास एक गवर्निंग गैप यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि मैक्सिमम जो हमें यहाँ पर इस बॉडी में जो मेंबर्स देखने को मिलते हैं दे आर डोमिनेटेड बाय डॉक्टर्स। अब देखो डॉक्टर इंफॉर्मेशन मतलब मेडिकल की इंफॉर्मेशन तो रखते हैं लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन नहीं रखते हैं, तो इस वजह से हमेशा एक डाइवर्सिटी मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। हमें इस बॉडी में हमें पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हो गए, सोशल साइंटिस्ट हो गए, या फिर जो हमारे CSOs होते हैं यानी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग होते हैं, सिटीजन्स वाइफ होती है, वो यहाँ पर हमें देखने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर मान लो किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के खिलाफ में अगर कोई अपील भी आती है तो कहीं ना कहीं एक बायसनेस देखने को मिल जाती है। फीस को रेगुलेट करने को लेकर के भी सवाल खड़े रहते हैं कि 50% ऑफ द प्राइवेट सीट जो होती है उसको कंट्रोल की जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है, तो ये ओवर कंट्रोल अनकंट्रोल्ड एक तरीके से कह लीजिए। इसके अलावा जो हमारी एथिक्स ओवरसाइट है इस पर भी हमेशा सवाल खड़े होते रहते हैं, और इसके अलावा नेशनल मेडिकल जो रजिस्टर है इसे भी वेरीफाई करना, अपडेट करना, इन सब में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं ये, तो काफ़ी स्लो प्रोसेस है, काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि अभी इसमें रिडेंडेंसी आ चुकी है। तो इसमें जो इशूज़ हैं उनको वापस से हमें सही करने की ज़रूरत है, वापस से इसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है और इस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। हालांकि ऐसा कोई खास बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए आर्टिकल नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना था कि चूंकि 5 साल हुआ है और यूपीएससी की एक टेंडेंसी है कि हर 5 साल हुई स्कीम पर ये सवाल वगैरह पूछते रहते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर क्वेश्चन पूछने की संभावना बढ़ जाती है।
अब छोटे छोटे कुछ न्यूज़ हैं, जैसे इंडियन एंड फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर के अभी हाल फिलहाल में अगर देखें तो फ्रांस ने अपने जो प्राइम मिनिस्टर हैं उसके खिलाफ में यहाँ पर वोट किया, रिमूव कर दिया गया है। हमारे लिए ये सब खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी बस आपको ये ध्यान रखना रहेगा। मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ इस बार कि आपसे जो अलग अलग लीडर्स हैं अलग अलग कंट्री के, उनके नाम दे करके मैच द फॉलोइंग करवा करके आपसे सवाल पूछा जा सकता है, तो ये भी हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो इस आर्टिकल में जो बात की गई है वो बात ये की गई है, एक तो ये आपको ध्यान रखना है कि लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी ये हमारा शब्द लिया गया है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ही। इसके अलावा इंडिया में और फ्रांस में एक जो सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटी है विद रिस्पेक्ट टू द सिस्टम, उसके बारे में अगर बात करें तो फ्रांस में हम सभी लोगों को पता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम यहाँ पर काम करती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में प्रेसिडेंट होते हैं। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है जहाँ पर आम जनता नहीं जाती है, लेकिन जो एमपी लोग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और जो विधानसभा के लोग होते हैं वो इलेक्ट यहाँ पर करते हैं। लेकिन अगर पीएम के बारे में बात करें या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात करें, जो कि एक लोकसभा के मेंबर या राज्यसभा के मेंबर हो सकते हैं, इनके हमें डायरेक्ट इलेक्शन देखने को मिल जाती है, डायरेक्ट इलेक्शन देखने को मिल जाती है। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन कहने का मतलब लोकसभा से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, राज्यसभा नहीं, या आप लोग तो समझ पा रहे होंगे। लेकिन फ्रांस में अगर बात करें तो फ्रांस में देखो ना तो प्रेसिडेंशियल चलती है ना तो पार्लियामेंट्री चलती है, यहाँ पर सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलती है। सेमी प्रेसिडेंशियल क्या होता है, यहाँ पर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, आम जनता जा करके इलेक्ट करती है, और साथ ही साथ में पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी इलेक्शन होता है, इनका भी इलेक्शन होता है। तो ये दोनों के ही इलेक्शन होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर डुअल एग्जीक्यूटिव काम करती है, हमारे यहाँ पर सिंगल एग्जीक्यूटिव काम करती है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर प्रोसीजर के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट को लेकर के और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, जबकि यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन होता है एडल्ट सफरेज के हिसाब से होती है। प्राइम मिनिस्टर को रिमूव करने के तौर पे अगर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर जो होती है लोकसभा के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, मतलब लोकसभा बताती है हुई विल द, मतलब जो मेजॉरिटी पार्टी होती है वो बताती है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन होने वाला है, और उसे कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा में रखना होता है। जबकि वही अगर बात करें फ्रांस में, तो फ्रांस में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपॉइंट करते हैं पीएम को। मतलब आप ऐसे समझिए कि जो पीएम होते हैं ये पीएम एक तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही होते हैं। जैसे अगर आप यूएस में देखेंगे तो सेक्रेटरीज होते हैं जो प्रेसिडेंट को हेल्प कर रहे होते हैं, सेम वैसे यहाँ पर भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये एक तरीके का सेक्रेटरी है, और इसी को हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल रहे हैं, और इसी का जो लीडर होता है, जो हाईएस्ट पोजीशन पे होता है, उसी को प्राइम मिनिस्टर बोल दिया जाता है। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वही एक तरीके से अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, तो हटाया भी जा सकता है, सीधी सी बात है। एक एडिशनल पॉइंट यहाँ पर केवल ये है, ये जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो जो मतलब असेंबली होती है, जो वहाँ की पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट के लिए, मतलब उस पार्लियामेंट में भी इनको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके रखना होता है। इंडिया में अगर बात करें तो क्वासी फेडरल सिस्टम है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यूनिटरी सिस्टम है। अगेन एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर भी आ जाता है। सेक्युलरिज्म को लेकर के बात करोगे तो इंडिया में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पर निगेटिव सेक्युलरिज्म देखने को मिलता है। दे डू नॉट रिकॉग्नाइज द रिलीजन। तो ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इन दोनों में क्या यहाँ पर डिफरेंसेस है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है विशाखापत्तनम डिक्लेरेशन को लेकर के। बस आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है, रिसेंट में अभी 28वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस हुई है। ये नंबर ध्यान रखिएगा, नंबर पर यूपीएससी कई बार खेल जाती है। तो 28वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस हुई है, ये हुई है आंध्र प्रदेश में, और यहीं पर फिर फाइनली हमें विशाखापत्तनम डिक्लेरेशन देखने को मिल जाती है। इस विशाखापत्तनम डिक्लेरेशन में यही चीज़ बोली गई है कि सिविल सर्विस को किस तरीके से हमें डिजिटली एम्पावर करना है, कैसे और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पर बात की गई है। यहाँ पर कहा गया है कि सिटीजन सेंट्रिक हमें बनाना, इंक्लूसिव बनाना, और साथ ही साथ में ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस लेकर के आनी है। इसके लिए डिजिटल सिस्टम हमें अपनाना पड़ेगा। डिजिटल सिस्टम में एआई का, इसके अलावा मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, जीआईएस, जीओटी, मतलब इन सब चीज़ों का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर डिजिटल इंडिया भाषिनी, डिजी यात्रा और जो नादरेस है, इन सब के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये डिजिटल इंडिया भाषिनी बेसिकली ये एआई की तरह कोई भी भाषा अगर है पार्लियामेंट में जो यूज़ की जा रही है उसका ये एआई में ट्रांसफर करके किसी दूसरी शेड्यूल लैंग्वेज, जो 22 शेड्यूल लैंग्वेज, उसमें हम तुरंत ट्रांसलेट कर सकते हैं। जो डिजी यात्रा है ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की है, और ये बेसिकली एविएशन को लेकर के है। तो इस तरीके से ये जो हमारे पास में जो यात्रास वगैरह बनाई गई हैं, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि संपदा जो मध्य प्रदेश की है, ई खाता जो बेंगलोर की स्कीम है, रोहिणी ग्राम पंचायत जो महाराष्ट्र की है, और ड्रोन एनालिटिक्स जो एनएचएआई के द्वारा डेवलप किया गया है। दो एक का नाम और मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जैसे आईबीएम हो गई जो माइनिंग को लेकर के यहाँ पर इनको अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा
त्रिपुरा की हो गई, त्रिपुरा की जो यहाँ पर मजलिस है उसको भी यहाँ पर, दिस इज त्रिपुरा की जो मजलिस है उसको भी यहाँ पर अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा जो सेंट्रल रेलवेज हैं उनको भी अवार्ड दिया गया है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर वाइशाखापत्तनम में यहाँ पर डिक्लेरेशन के दौरान में यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट 2-4 चीज़ें और भी हैं वो ये हैं कि कैसे हम नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी को लद्दाख के साथ में बना सकते हैं, और इसके लिए नेशनल स्मार्ट डेवलपमेंटल, ये जो हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम है इसके बारे में यहाँ पर बात किया गया है। इसके अलावा 2-4 चीज़ें और भी हैं जो हमारे लिए सच कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 2-4 चीज़ें यहाँ पर थी, केवल और केवल वही पॉइंट ध्यान रखना था, बाकी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ध्यान रखना है वर्ल्ड्स नेशनल एआई मिनिस्टर अपॉइंटेड इन अल्बानिया, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी। ये आपसे सीधे पूछ दिया जाएगा कि फर्स्ट एआई मिनिस्टर कहाँ पर किसके द्वारा अपॉइंट किया गया अल्बानिया में, और इसका नाम जो है वो डायला है। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एग्जम्पशन ऑर्डर को लेकर के है, तो पहले इसके बिल के बारे में समझ लेते हैं क्योंकि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2025 में इस एक्ट को लेकर के लाया गया था, 2025 में लाया गया था। हमारे पास में पुराने कई सारे लॉज थे, उनको एक साथ इकट्ठा करके ये लाया गया, जैसे पासपोर्ट एंट्री एक्ट 1920 का है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर एक्ट 1939 का है, फॉरेनर एक्ट 1946 का, और इमिग्रेशन एक्ट 2000 का है। ये आप लोग जरा ध्यान रखिएगा, जो ईयर वाइज हैं इनके बारे में ध्यान रखिएगा। इन सभी को एक साथ सम्मिलित करके हम लोगों ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर एक्ट 2025 का बना दिया है। इसकी जो शुरुआत है वो 1 सितंबर 2025 यानी इसी सितंबर से ही स्टार्ट किया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो गया था। यहाँ पर कई तरीके के प्रोविज़न वगैरह किए गए हैं। जैसे पहला प्रोविज़न किया गया है कि अगर मान लो किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट अगर आप गलत बनाते हैं तो आपके ऊपर में पेनाल्टी लगेगी। अब ये जो पेनाल्टी है वो 2 से 7 साल की इंप्रिजनमेंट हो सकती है, और साथ ही साथ में 1 से 10 लाख तक का आपके ऊपर में फाइन दिया जा सकता है। अगर मान लो कोई भी इलीगल एंट्री की जाती है तो उसके लिए भी पेनाल्टी है, मतलब 5 साल तक का कैद हो सकता है, और 5 लाख या उससे ज़्यादा की जो होती है आप लोगों को, मतलब वही है कि पैसे देने पड़ सकते हैं, आप लोगों को नहीं, जो भी इमिग्रेंट आ रहा है उसके ऊपर में। इसके अलावा मैंडेटरी रिपोर्टिंग होती है। जैसे मान लो छोटा सा यहाँ पर अगर बात किया जाए, या चलो समरी के तौर पे ही बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर इस बिल के समरी के बारे में बात करें तो देखो, अगर मान लो कोई भी बंदा इंडिया में लैंड करता है तो पहले वो इमिग्रेशन वगैरह तो करवा ही लेगा। इमिग्रेशन करवाने के साथ साथ उसको FRRO ऑफिस में जा करके, फॉरेन रजिस्ट्री जो ऑफिस होती है वहाँ पर जा करके अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। अब इस FRRO के बारे में ध्यान रखिएगा, मतलब मोस्टली स्टेट्स जो हैं वहाँ पर हैं, जितने भी हमारे कोस्टल स्टेट्स हैं, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, यहाँ पर है, दिल्ली में है, इसके अलावा लखनऊ में है, तो कई सारे स्टेट में है, लेकिन सारे स्टेट में नहीं है, ये ध्यान रखना। और सारे स्टेट में क्यों ही होगा, कोई भी अगर इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट होगी वहाँ पर पॉसिबली होगी क्योंकि इमिग्रेशन होती है, या फिर मान के चलिए जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं हमें वहाँ पर FRRO का ऑफिस देखने को मिल जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। खैर ये चीज़ पहले भी हुआ करती थी, लेकिन अभी रिसेंट में हुआ ये है कि अगर मान लो कोई भी इंस्टीट्यूशनल रिपोर्टिंग है, जैसे हॉस्पिटल हो गया, या फिर मान लो होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, अगर कोई फॉरेनर अगर आता है तो उसको देखे होंगे आप लोग रजिस्टर मेंटेन करना होता है। तो वो रजिस्टर जो मेंटेन किया उसको तुरंत के तुरंत जो होता है नज़दीकी पुलिस थाने में DSP लेवल के जो ऑफिसर होंगे उनको यहाँ पर बताना पड़ जाता है कि देखो ये फॉरेनर हमारे यहाँ पर आया हुआ है, इतने दिनों से रुका हुआ ये केस है। अगर कोई भी फ्रॉडुलेंट काम, इलीगल काम कोई भी किया जाता है तो उसके लिए अल्टीमेटली डिटेंशन या डिपोर्टेशन का भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है। और इस चीज़ के केस ट्रायल चलाने के लिए, एक स्पीडी ट्रायल चलाने के लिए फॉरेन ट्रिब्यूनल भी बनाई गई है। इसके अलावा पेनाल्टी का भी प्रावधान किया गया अगर कोई फॉर्जरी डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर के आता है तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इसके पॉइंट के बारे में। यहाँ पर हम लोगों ने अगर इसके फीचर को देखें तो पेनाल्टीज़ के वगैरह के बारे में बात कर ही लिए हैं कि देखो अलग अलग तरीके की पेनाल्टी होती है। इलीगल अगर एंट्री होती है उसके लिए भी अलग पेनाल्टी है। देखो इलीगल एंट्री एक अलग चीज़ है और गलत तरीके से डॉक्यूमेंट लेकर के आना ये अलग चीज़ होती है। कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया, मान लो कोई बंदा है, इसकी 6 महीने बाद में इसकी मान लो पासपोर्ट एक्सपायर करने वाला है और ये 7 महीने तक रुका हुआ है। 1 महीने तक जो है वो इलीगल तरीके से रुका हुआ है। था वो शुरू में इलीगल, लेकिन चूंकि उसका वीज़ा एक्सपायर हो गया तो कायदे से उसको रिन्यू करवा देना चाहिए था या फिर अपनी जगह पे वापस चले जाना चाहिए था। लेकिन उसने क्या किया, गलत तरीके से वीज़ा बना करके चिपका लिया। बाद में जब पाया गया कि ये फॉर्जरी का केस है, गलत तरीके से फ्रॉड का केस है, तो ये हुआ फ्रॉड का केस। और दूसरा होता है इलीगल तरीके से, नेपाल के रास्ते कई लोग आ जाते हैं, इंडिया में इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपका कभी भी मतलब वीज़ा नहीं चेक होता है। नेपाल के साथ में हमारा कोई वीज़ा सिस्टम नहीं है। इसके अलावा मैंडेटरी रिपोर्टिंग के बारे में हम लोगों ने बात कर ही लिया। कोई भी होटल, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम या फिर होटल वगैरह भी है तो इन लोगों को यहाँ पर देखना होता है। इसके अलावा एयरलाइन या फिर जो कैरियर्स होते हैं इनको भी बताना पड़ जाएगा कि देखो कितने क्रू मेंबर और क्या क्या है जो हमारे फॉरेनर्स हैं। इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ जो प्रीमाइस फ्रीक्वेंटली बाय द फॉरेनर, जगह मान लो कोई भी फॉरेनर है किसी भी प्रीमाइस पे रेगुलरली फ्रीक्वेंटली अगर जा रहा है तो उस गवर्नमेंट को इंक्वायर किया गया कि उस जगह पर जा करके आप देख सकते हैं, उनको
मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेनर एंड वीज़ा भी किया गया है कि असाइलम सीकर हो गया, रिफ्यूजी हो गया, बिजनेस टूरिस्ट हो गया, स्किल्ड वर्कर हो गया, टूरिस्ट हो गया, स्टूडेंट हो गया। मतलब अलग अलग तरीके के फॉरेनर की कैटेगरी बना करके रखी गई है, क्योंकि सबको अलग अलग तरीके का वीज़ा दिया जाता है। रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट होती है, मतलब FRRO ऑफिस में जाकर के आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी होती है। खैर ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि आखिर में पॉइंट क्या है। यहाँ पर जो एक एक्स्ट्रा चीज़ वो ये है, यही चीज़ है कि कई सारे यहाँ पर एग्जम्पशंस वगैरह भी दिए गए हैं। बड़े कॉमन से एग्जम्पशन है जो आप बड़े आराम से समझ सकते हैं कि अगर मान लो कोई इंडियन आर्म फोर्स में अगर काम कर रहा है तो उसके जो फैमिली वाले होंगे उन फैमिली वाले को एग्जम्पशन दिया गया है कि ठीक है अगर आप मान लो बाहर के हैं, अगर मान लो कोई दूसरे कंट्री का आ जाता है तो फिर वो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, एग्जम्प्ट किया गया है। इसके अलावा नेपाली, इंडियन या भूटानी सिटीजन अगर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तिब्बतन से और अगर मान लो उसके पास में स्पेशल परमिट है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो वही सेम चीज़ जो हमारे यहाँ पर मतलब जो माइनॉरिटी ग्रुप हैं, जैसे मान लो कि हिंदू हो गए, सिख हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, जैन हो गया, पारसीज हो गया, फिर क्रिश्चियंस हो गए, उनके लिए कट ऑफ डेट दी गई है दिसंबर 31 2024। इससे पहले के अगर लोग हैं, इनवैलिड डॉक्यूमेंट है तो भी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। श्रीलंकन तमिल्स हैं अगर रजिस्टर्ड है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जनवरी 9 2015 से अगर वो रह रहे हैं तो। इसके अलावा वीज़ा एग्जम्पशन भी दिया गया है, कोई भी मान लो फॉरेन डिप्लोमेट है उसको दिया गया है, वीज़ा और अराइवल पर जो आ रहा है उसको एग्जम्पशन दिया गया है। और इसके अलावा फॉरेन मिलिट्री पर्सनल अगर अपने नेवल शिप पर आ रहा है तो उसको भी यहाँ पर एग्जम्पशन दिया गया है। इतना कोई खास इंपॉर्टेंट तो न्यूज़ नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसके जो बेसिक्स हैं और थोड़ा थोड़ा इसका जो कॉमन सेंस है वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि कॉमन सेंस के थ्रू क्या क्या हम काम कर सकते हैं। ये हमारा पूरा आर्टिकल था रिलेटेड विद दिस नेशनल न्यूज़। नेशनल न्यूज़ को लेकर के हम लोगों ने सारे जितने भी क्वेश्चंस मतलब आर्टिकल्स थे उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, हम लोग जरा इसको अब क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो केस है वो ये है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूनियन ऑफ इंडिया एंड एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी ADR के केस को लेकर के है। पहला यहाँ पर है कि केस अपहील्ड the right of voters to know the background of election candidate as part of freedom of speech and expression under article 19 सब clause A। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि राइट टू वोटर का अधिकार यहां पर कोर्ट ने बोला था 2002 में ही। दूसरा स्टेटमेंट है इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू डिस्क्लोज क्रिमिनल रिकॉर्ड, असेट, लायबिलिटी एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट है द जजमेंट वॉज लेटर रूल्ड बाई पब्लिक यूनियन के सिविल लायबिलिटी केस इन 2003। ये गलत है क्योंकि ओवर रूल नहीं किया गया था, बल्कि इस केस को वापस से मतलब री एस्टैब्लिश कर दिया गया था। तो ये तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और इस तरीके से यहां पर पहला आंसर जो है वो एक करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। चलो आगे नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेटिव मेजर फॉलोड बाई ADR 2002 जजमेंट। 2002 जजमेंट के बाद में फाइनली हमें क्या लेजिस्लेटिव मेजर देखने को मिल जाता है। पहला यहां पर केस है अमेंडमेंट टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। बिल्कुल किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, तभी तो यहां पर जो हमारा फॉर्म नंबर 26 है वो इंक्लूड कर दिया गया था और सेक्शन नंबर 8 ऐड कर दिया गया था। फॉर्म नंबर 26 का इंक्लूजन किया गया, बिल्कुल सही बात है। और एफिडेविट जो होती है वो मैंडेटरी कर दिया गया था। ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है, यहां पर आंसर इसका डी हो जाएगा। तीसरा है लिली थॉमस केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2013 को लेकर के यहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट है कि जो जजमेंट है वो स्ट्रक डाउन द सेक्शन 8 सब क्लॉज ए ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट यहां पर हमें देखने को मिलता है कि इट हिल्ड द एनी लेजिस्लेटर कन्विक्टेड ऑन ऑफेंस विद एन ऑब्सेंस ऑफ 2 ईयर और मोर स्टैंड इमीडिएटली डिस्क्वालीफाइड। ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है, दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट दिया गया है। और तीसरा है चूंकि यहां पर 8 सब क्लॉज 4 में ये बोला गया था कि 3 महीने के अंदर अंदर में अगर कोई इसका ट्रायल करवा देता है, मतलब वापस से अगर मान लो कहीं पर चैलेंज कर देता है तो इसको मतलब कि वही डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी, इस चीज को हटा दिया गया था, इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन पर बात की गई है। और तीसरा है यहां पर कि गवर्नमेंट सक्सेसफुली पास्ड एन ऑर्डिनेंस टू रिवर्स द डिफेक्ट। बिल्कुल सही बात है, ऑर्डिनेंस यहां पर लाया तो गया था, नहीं ऑर्डिनेंस लाया तो गया था, लेकिन इस चीज को आगे खुद ही गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाया, क्योंकि राहुल गांधी ने उस समय बोला ये नॉनसेंस है और तमाम जो होता है क्रिटिसिज्म वगैरह हो गई थी। तो ये स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, यहां पर आंसर जो होना चाहिए वो पहला और दूसरा ही केवल और केवल होना चाहिए। समझ में आ गया, याद आ गया सारी चीज़ें, सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सब इसी तरीके के अगर आप PYQs में देखेंगे क्वेश्चंस तो इसी तरीके के ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इनफैक्ट हम लोग पूरे करंट अफेयर्स को इसी तरीके के MCQ के बेसिस पर हम लोग यहाँ पर करेंगे भी, रिवीजन भी करेंगे।
फिर हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट इम्प्लीकेशन ऑफ द लिली थॉमस केस। क्या यहां पर करेक्ट इम्प्लीकेशन हमें नहीं देखने को मिलता है? सिटिंग एमपी या एमएलए लूज मेंबरशिप इमीडिएटली बिफोर कन्विक्शन अपॉन कन्विक्शन ऑफ सीरियस ऑफेंस। बिल्कुल सही बात है, 2 साल से ऊपर की अगर कन्विक्शन हो जाती है तो उनकी तुरंत के तुरंत जो होती है मेंबरशिप जो है वो लूज कर जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा है स्टे ऑन द कन्विक्शन कैन रीस्टोर मेंबरशिप। बिल्कुल सही बात है, अगर स्टे ऑर्डर लग जाता है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के ऊपर में स्टे ऑर्डर लगा दिया था, तो इनको रिस्टोर कर दिया गया था इनकी मेंबरशिप को लेकर के। तीसरा, फाइलिंग एन अपील ऑटोमेटिकली सस्पेंड डिस्क्वालिफिकेशन। ये गलत स्टेटमेंट है। यही तो सेक्शन नंबर 8 सब क्लॉज 4 हुआ करता था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नलिफाई कर दिया कि यहां पर अगर कोई अपील करता है तो ऐसा नहीं है कि उसका डिस्क्वालिफिकेशन सस्पेंड कर दिया जाएगा। डिस्क्वालिफिकेशन मतलब डिस्क्वालिफिकेशन रहेगा। स्टे ऑर्डर अगर लग जाएगा तो भले उनकी मेंबरशिप को रिस्टोर किया जा सकता है। डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाइज अंडर सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, पीआईएल मतलब कि जो पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एंड यूनियन ऑफ इंडिया केस है, सुप्रीम कोर्ट इसमें कहते हैं डायरेक्टेड द पार्लियामेंट टू इनैक्ट अ लॉ टू प्रिवेंट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, सही स्टेटमेंट है। दूसरा है डिस्क्वालिफाइड कैंडिडेट मेयरली अपॉन फ्रेमिंग द चार्जेस इन द सीरियस ऑफेंस। ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। केवल और केवल फ्रेम करने मात्र से चीजें नहीं होंगी, यहां पर चार्जेस जो होते हैं वो मतलब जस्टिफाइड हो जाने चाहिए, जुडिशरी के थ्रू निकल करके आ जाने चाहिए, अप्लाई हो जाने चाहिए। डायरेक्टेड पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट टू पब्लिसाइज क्रिमिनल इंसिडेंट वाइडली, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये हमारे पास में पहला और तीसरा स्टेटमेंट ही केवल और केवल करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखिए कि व्हाट वाज द की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स रीआइटरेटेड इन द पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन 2018 के केस में, क्या यहां पर हमें रीआइटरेट करते हुए देखने को मिलता है? सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशरी कैन नॉट लेजिस्लेट न्यू डिस्क्वालिफिकेशन, राइट टू इक्वलिटी, या फिर जुडिशियल सुप्रीमेसी ओवर पार्लियामेंट, या फिर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखो यहां पर अगर हम पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन के बारे में यहां पर बात करें तो यहां पर सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात की गई थी। जो डिस्क्वालिफिकेशन का केस है ऑब्वियसली वो जुडिशरी ही कर सकती है, यहां पर लेजिस्लेचर ही कर सकता है, जुडिशरी नहीं कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा इसका। ये यहां पर बोला गया था आर्टिकल नंबर 102 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ई के तहत और आर्टिकल नंबर 191 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ई के तहत ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप इसके तहत जो होता है केसेस वगैरह बनाओ, यानी कि यहां पर जो भी आपको बनाना है मतलब लॉ वगैरह बनाना है वो बना करके दे दो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द फॉलोइंग जजमेंट। मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लिली थॉमस का केस 2013 का केस है, यूनियन ऑफ इंडिया एडीआर का केस 2002 का केस है और पब्लिक इंटरेस्ट वाला 2018 का केस है। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 2, 3 और फिर 1 हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट केस आज की डेट के लिए है, वो है एडीआर का केस यहाँ पर दिया गया है, जहां पर बोला गया है मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ कैंडिडेट्स बैकग्राउंड। यहां पर बताना है कि कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच किया गया है। तो यहां पर हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया एडीआर, जो कि एक करेक्टली मैच्ड है। फिर उसके बाद से है लिली थॉमस का केस, जहां पर बोला गया इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन, ये भी एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। फिर पीआईएल जो पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन का केस है कि यहां पर पब्लिसिटी करनी, ये भी सही है। तो यहां पर सारे स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट मतलब स्टेटमेंट हो गए। तो यहां पर ऑल ऑफ द अबव करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कस किया नेशनल न्यूज़ को लेकर के। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे जो इंटरनेशनल अफेयर्स है उनके बारे में सितंबर मंथ की। तो ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, जो क्वेश्चंस दिए गए उन क्वेश्चंस को खोजिएगा, आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।